बिहार का संदेश, किसे मिलेगा जनादेश? सीएम की पसंद, बिहार किसके संग? एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। महिला, युवा, विकास, किस पर विश्वास? बिहार की जनता एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। नीतीश लौट पाएंगे या तेजस्वी रंग जमाएंगे? एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना रहे हैं। लोग अब अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बिहार का भविष्य महागठबंधन के पक्ष में सरकार बना रहे हैं। बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। एग्जिट पोल का नंबर आया, बिहार को कौन भाया? एग्जिट पोल फाइनल राउंड, राहुल कंवल के साथ। एनडीटीवी के न्यूज हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं मुकाबला बिहार का। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल। शुरुआत में बिहार से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए वो बोल रहे थे कि एनडीए बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाला है, लेकिन आखिर दिन जो एग्जिट पोल आए वो बता रहे हैं कि मुकाबला एक तरफा नहीं है, मुकाबला बड़ा कड़ा रहने वाला है और आखिरी घंटे तक मुकाबला खिंच सकता है। तो आखिरकार बिहार में जीतने कौन वाला है, इस पर अगले 2 घंटे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक इस वक्त सब तरफ इसी बात पर चर्चा हो रही है कि जीत किसकी होगी और जीत कितनी बड़ी होगी। इस पर मेरा साथ देने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। सबसे पहले मैं बुलाता हूं सतीश के सिंह को, जाने माने चुनावी विशेषज्ञ हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने चुनावी विशेषज्ञ जय मृग हैं। जय, आइए, चुनावी आंकड़ों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। जय मृग, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण है। प्रोफेसर बद्री नारायण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैं, बिहार से ही आते हैं, वहां की राजनीति और वहां के समाज पर इनकी अच्छी पकड़ है। प्रोफेसर साहब, स्वागत आपका। ऋषि मिश्रा है हमारे साथ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग गाँव में इन्होंने यात्रा की है इस चुनाव के दौरान। NDTV.in पर तमाम आर्टिकल्स इनके आप लोगों ने पढ़े। और आखिर में मैं मुलाकात कराता हूं आपकी अजीत झा से। अजीत जी हमारे साथ बिहार में थे जब हम दौरे पर गए, बिहार से ही आते हैं और अच्छी पकड़ है इनकी बिहार पर। तो बहुत बहुत स्वागत। और हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में जीतने कौन वाला है। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि एक्सिस माई इंडिया ने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी इस एग्जिट पोल के लिए इस्तेमाल की है वो है क्या, क्योंकि इसी पोल के आने के बाद ये चर्चा गर्म हो गई कि क्या वाकई में एनडीए बड़े बहुमत से जीत रहा है या चुनाव काफी निकट रहने वाला है, काफी क्लोज रहने वाला है। तो कुल मिला के करीब 42,031 सैंपल साइज है ये। 194 सर्वेयर्स का इस्तेमाल एक्सिस माई इंडिया की टीम ने किया। सारी की सारी 243 विधानसभा सीटों पर प्रदीप गुप्ता और उनकी टीम गई और कुल मिला के 2145 गांव और शहर में इन्होंने सर्वे किया। 35,000 किलोमीटर की कुल सवारी की इनकी टीम ने पूरे बिहार में। तो ये है पूरा रिसर्च का मेथोडोलॉजी। और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से इस पोस्ट पोल स्टडी में बिहार का वोट शेयर क्या है। 43 बनाम 41, एनडीए को केवल 43% वोट, एमजीबी को 41। याद आपको यह रखना है कि पिछली दफा एनडीए 42% पे थी। अगर 37% पे थी अगर हम बीजेपी और जेडीयू को लेते हैं, लेकिन हम जब एलजेपी को भी जोड़ देते हैं तो 42% पे आ जाता है, यानी उसके बाद केवल 1% की बढ़ोतरी। गठबंधन करीब 37% पे था पिछले चुनाव में और अब अगर 41% पे है, यानी 4% इजाफा गठबंधन के वोट शेयर में प्रदीप गुप्ता और उनकी टीम बता रही। सबसे ऊपर देखिए जन स्वराज के आंकड़े जो कि 4% वोट शेयर पर खड़े हैं। 4% वैसे तो ज्यादा सीट में तब्दील नहीं होगा, लेकिन ये 4% वोट्स किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उस पर हम इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा करने वाले हैं।
इसके बाद आइए अब एक नजर डालते हैं बाकी जो तमाम पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। सब पोल्स पे एक नजर डालते हैं। ये है एक्सिस माई इंडिया का सीट शेयर, 121 से 141 की रेंज एक्सिस माई इंडिया की टीम ने दी है। 121 जादुई आंकड़े से कम है, 122 से जादुई आंकड़ा शुरू होता है, यानी कि एक्सिस माई इंडिया को लग रहा है कि हो सकता है कि एनडीए जादुई आंकड़े से थोड़ा कम रह जाए, 141 तक जा सकता है। गठबंधन 98 से शुरू होते हुए 118, यानी कि जादुई आंकड़े के काफी नजदीक भी तेजस्वी और उनकी पार्टी आ सकते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि या तो अर्श पे होंगे या फर्श पे। इस पोस्ट पोल सर्वे में तो लग रहा है कि वो फर्श पर ही हैं। 0 से 2 सीटें जेएसपी को दी गई हैं और अदर्स को 1 से 7। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर पीके ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देते हैं तो फिर एनडीए की जो सीट रेंज है वो 121 की तरफ आनी शुरू होती है। अगर पीके का प्रदर्शन खराब रहता है तो जो एनडीए की सीट रेंज है वो जो रेंज के ऊपर आप देख रहे हैं 141, वहां की दिशा में बढ़ना शुरू कर देती है। तो ये है एक्सिस माई इंडिया का डेटा। लेकिन एक पोल ऑफ पोल्स पे नजर डालते हैं। पोल ऑफ पोल्स देख लेते हैं कि बाकी जो सर्वेक्षण है बिहार के चुनावी मैदान से वो क्या कह रहे हैं। तो ये देखिए, वोट वाइब कह रहा है 125 से 145, यानी कि ये दोनों पोल्स कह रहे हैं कि मुकाबला इतना वन साइडेड नहीं रहेगा। टुडेज चाणक्य 160 दे रहा है एनडीए को, पीपल्स पल्स 133 से 159, दैनिक भास्कर 145 से 160। तो अगर वोट वाइब और एक्सिस में इंडिया छोड़ देते हैं तो बाकी जो पोलस्टर्स हैं वो एनडीए की बड़ी बहुमत दे रहे हैं और महागठबंधन का आंकड़ा वो 77, 75, 73 घटता दिखा रहे हैं। अगर हम सारे पोल्स का औसत निकालते हैं तो जो पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा बनता है वो दिखाता है एनडीए को 146 पर और गठबंधन को 92 पर। यह है एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स, सारी चीजें मिलाकर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रदीप गुप्ता के पास। प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के फाउंडर हैं। उन्होंने ही इस चुनाव में थोड़ा रोमांच लाए जब उन्होंने ये आंकड़े दिए, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि जो हवा है वो एक तरफी बह रही है। आपने जब बोला कि ये मुकाबला तो काफी निकट है और काफी नजदीक हो सकता है, तब से थोड़ी सी चर्चा इस बात पे आई कि क्या वाकई में गठबंधन भी जीत सकता है या क्लोज फाइट रहने वाली है। आपने बिहार का दौरा खुद किया, आप अलग अलग शहरों में, गांवों में गए, सर्वेक्षण आपने फील्ड पर किए। आपने क्या ऐसा पाया प्रदीप गुप्ता जमीन पर जो बाकी पोलस्टर्स नहीं पकड़ पाए? आपको क्यों लग रहा है कि ये मुकाबला इतना क्लोज है? राहुल, इसकी 2-3 वजह है जो हमारे पोल में आई है। देखिए, कोई भी चुनाव हो और उसके परिणाम का जब हम आकलन करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि वर्तमान सरकार का परफॉर्मेंस या प्रदर्शन कैसा रहा, वो एक बात है। उस मामले में हम उसको एंटी इनकम्बेंसी और अदरवाइज प्रो इनकम्बेंसी के नजरिए से हमेशा आंकते हैं। तो इस केस के अंदर ये पाया गया कि नीतीश कुमार के फेवर में अच्छी खासी प्रो इनकम्बेंसी है उनकी इमेज को लेके, और उनकी एक जो सुशासन बाबू की जो इमेज है, खासकर उस सुशासन का जनता का जो इम्पैक्ट होता है वो डिलीवरी से होता है कि उनको क्या मिला। तो उस हिसाब से वो इमेज उनकी बरकरार है। खासकर 30 साल की आयु वर्ग के ऊपर और महिलाओं में तो जबरदस्त उनकी जो पकड़ है आज भी बरकरार है, मौजूद है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है, जो मैं कहता हूँ 18 से 29 साल के, वो करीब 24% का उनका समावेश है। टोटल जो 100 वोट पड़े हैं या पड़ते हैं इलेक्टर्स में, मतदाताओं में 24 जो आते हैं वो 18 से 29 साल के उम्र में आते हैं। वहां पर जरूर ये पाया गया कि लोग वो कह रहे हैं कि यार अब 20 साल हो गया, अब तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन हो, कुछ तो नयापन आए। उनमें से बहुत सारे लोग ये भी देखते थे कि बीजेपी की सरकार जो है पूरी की पूरी हिंदी पट्टी में ही नहीं, केवल उड़ीसा जैसे राज्य, असम जैसे राज्य, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी और कर्नाटक में भी चुनाव बीजेपी की सरकारें रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं? तो उसके चलते जो एक थोड़ा सा फटीक फैक्टर आप जिसको कहते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 24%, बाकी जो 76% बचे वहां पर प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं। और इन 24% के तरफ आप सतीश के सिंह आपसे सवाल पूछेंगे। सतीश। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आपने तो नीतीश जी के लिए तो आपको लगा कि प्रो इनकम्बेंसी है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखी क्या? नहीं, मैं वहीं आ रहा था, बस मैं वहीं आ रहा था कि जो प्रो इनकम्बेंसी है वो हमने जब पूछा
तो जहां तक महिलाएं और डिलीवरी की बात होती है तो वो प्रो इनकम्बेंसी सिर्फ नीतीश मोदी। अब ये फर्क पड़ा है पिछले 20 सालों में इस चुनाव में, खासकर कि लोग नीतीश कुमार के फेवर में नहीं, नीतीश मोदी के फेवर में ये वोट कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी एनडीए का बहुत बड़ा वर्ग है, वो चाहता है कि बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर बने, तो वो नीतीश मोदी साथ में बोल रहे हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के अगेंस्ट तो कम से कम कहीं पर नजर नहीं आई। जो थोड़ी बहुत युवा वर्ग में नजर आई वो केवल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, उम्र और एक फटीक फैक्टर होता है कि 20 साल एक बहुत बड़ा आज के जमाने में कार्यकाल होता है, जिसको कुछ तो नयापन आए, भले बीजेपी प्रदीप जी एक सवाल और है। आपने लोकसभा में बहुत चर्चित सा एक सर्वे किया था, उस सर्वे से उसके जो नतीजे थे वो बड़े विवादास्पद रहे, आपको पश्चाताप भी हुआ। इस बार आपने क्या तब्दीली की है जिससे हम माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही होगा? देखिए, लोकसभा की भी जहां तक बात करें, लोकसभा में इलेक्शन में, चुनाव में भी बिहार भी उसी में शामिल होता है। तो बिहार में हमने 30 सीटें कही थी, एनडीए की 30 ही आई थी और 10 सीटें अपोजिशन की कही थी। और पप्पू यादव की भी एक निर्दलीय, उन्होंने छोटी पार्टी के जात के तौर पे चुनाव लड़ा, वो कहा था वही आई थी। बहरहाल, जो आपने कहा कि विवादास्पद तो कुछ भी नहीं था। किसी भी चुनाव के एग्जिट पोल का पहली उसका उद्देश्य होता है कि कौन सरकार बनाने की स्थिति में है। उसमें भी हमने कहा था एनडीए सरकार बनाएगा और एनडीए ने ही सरकार बनाई है। जहां तक ये भी उसमें कहा जाता है कि सीटें किसकी कितनी आएंगी, हमने कहा था 376 एनडीए की आएंगी से 400 तक, जो कि 293 एनडीए की आई। अब अगर राहुल इजाजत दें तो मैं एक सवाल और पूछ दूं। आप ये बताइए, मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा बेवकूफ ये समझता हो, क्या महागठबंधन के फेवर में कोई एक स्वीप का कोई चांस नहीं देखते आप? नहीं, मैं चांस उस लिहाज से देखता हूं चीजों को कि परसेंटेज। देखिए, हर चीज की संभावना होती है, हर चीज में तक सवाल उठता है कि कितनी संभावना है, उसको हम नंबर के नजरिए से देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा, स्वीप की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं कि देखिए 121 जो हमारी लोअर रेंज है, 122 सीटें भी आ गई, एक सीट ज्यादा, तो बीजेपी को बहुमत यानी एनडीए को बहुमत मिल जाता है। उस लिहाज से देखें तो 5% से 10% का चांस है कि हमारी लोअर टू लोअर रेंज आएगी। 90% चांस है कि जो ऊपर की रेंज है, 122 के बाद की रेंज है, उसके कहीं के करीब आंकड़ा बैठे। साथ ही साथ एक और जो दिलचस्प फाइंडिंग है प्रदीप जी की स्टडी की, वो ये है कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है एक्सिस माई इंडिया के डेटा में। बाकी लोग कह रहे थे कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहने वाला है, लेकिन प्रदीप गुप्ता को लग रहा है कि हो सकता है कि गठबंधन में आरजेडी सबसे ऊपर रहे। 76 सीटों तक आरजेडी की सीटें रहती है, 17 से 21 वो कांग्रेस का अनुमान लगा रहे। बीजेपी को केवल 50 से 56 और जेडीयू को उससे ज्यादा 56 से 62 का अनुमान है जेडीयू का। यानी कि नंबर 2 की पार्टी प्रदीप जी के हिसाब से है जेडीयू, बीजेपी नंबर 3 की पार्टी है। बाकियों ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया है। आपने क्या ऐसा देखा प्रदीप गुप्ता कि आपको लगा कि जेडीयू नंबर 2 रहने वाली है, आरजेडी नंबर 1 और बीजेपी नंबर 3? जहां तक आरजेडी का सवाल है तो हमको उस नजरिए से देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी 143 सीट्स के ऊपर चुनाव लड़ रही है, तो सीधी सी बात है कि उसका जो भी स्ट्राइक रेट हो वो उसमें तो वो बेहतर ही दिखेगी। दूसरे तरफ जदयू, जेडीयू और बीजेपी दोनों के दोनों 101 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके हिसाब से आप सीटों में उसका परिवर्तन देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 को यदि उस लिहाज से कहा जाए तो बोलने की बात होती है। दोनों और तीनों के बीच में फर्क जो है वो 2-4 सीट का इधर उधर हो सकता है कि दोनों की 56-56 भी आ जाए। आप वोट शेयर के लिहाज से देखें तो बीजेपी का भी हमारे पोल में 18% है और जेडीयू का भी 18% है, तो उसको मेरे हिसाब से उस नजरिए से देखा। जय मृग आपसे सवाल पूछेंगे। जय प्रदीप जी नमस्ते। मैं जब पूरी सैंपल साइज देख रहा हूं लगभग 42,000, और आपने कहा कि सारी 243 सीटों पर सर्वे हुआ है, मतलब लगभग औसतन एक सीट पे 172 से 173 172 to 173 सैंपल्स हुए हैं। अब
मुझे लगता है कि उससे 42,000 सैंपल से पूरा डायरेक्शन ऑफ द मैंडेट तो आपको परफेक्ट मिलेगा. यू कैन नॉट गो रॉन्ग. आई वुड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट. 42,000 सैंपल्स इज ह्यूज इनफ टू गेट द डायरेक्शन करेक्ट. लेकिन जो सीट वाइज एस्टिमेट है उसमें you think 170 per seat is enough? Have you not spread your sample very thin? आपको ज्यादा ही फैल नहीं गए? वो बहुत कम सैंपल है पर सीट का अनुमान लगाने के लिए. हमारे अनुभव से पर सीट लगभग 250-300 तक जाना पड़ता है. आप 170 पर सीट पे हो. So do you think there is a risk on your actual seat tally over there? Though the vote share may be right? जय भाई, ऐसा है कि हमारी स्टडी इतने सालों की है, करीब 12 साल के चलते हम ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं, 13 साल टू बी प्रिसाइज. रह गई बात कि सैंपल साइज बड़ा हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन इतने स्टिपुलेटेड टाइम में पोस्ट पोल हम करते हैं. हम कभी भी एग्जिट पोल यानी कि जो वोटर निकल के आ रहा है पोलिंग बूथ से वो नहीं करते हैं, घर जाके करते हैं. तो इतने समय में जो संभव हो सकता है वो कोशिश करते हैं. अब उसको प्रैक्टिकली आपकी भाषा में बात करते हैं थोड़ी देर के लिए. देखिए, हम लोग की भी ये है कि दिस इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम. आपकी 6 बड़ी डेमोग्राफी है, जातिगत आधार पे भी देख लीजिए या आप एज ग्रुप वाइज भी देख लीजिए, ये बड़ी चीजें हैं. उसमें कम से कम एक कंसिस्टेंसी में या एक यूनिट, जिसको हम डेटा पॉइंट के आधार पे कहते हैं, एक यूनिट, यदि हम केवल 18 से 25 ग्रुप की बात कर रहे हैं एज की, तो वो एक ग्रुप, एक यूनिट हुआ. उसमें कम से कम 30 का सैंपल होना चाहिए विच इज कंसीडर एज रिपोर्टेबल. तो उसके हिसाब से 30 गुना 6 180 आता है. ठीक है. जो इस चुनाव में बड़ी बात निकल के आई पोस्ट पोल स्टडी में वो ये थी कि युवाओं ने काफी हद तक गठबंधन को वोट दिया. आइए उस डेटा पर एक नजर डालते हैं. फिर मनीषा प्रियम हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम सवाल करेंगे कि क्या वाकई में जमीन पर इतना फर्क था. क्योंकि अगर आप 18 से 19 उम्र के जो वोटर्स हैं उस श्रेणी में देखें तो गठबंधन के हैं 46% वोट, एनडीए का है 37% वोट. लेकिन अगर आप 20 से 29 में देखते हैं तो 44% गठबंधन और 37% एनडीए, 7% का फर्क. जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं, जो लोग 70 से ऊपर की उम्र के हैं उसमें गठबंधन का केवल 35% वोट और एनडीए का 51% वोट. यानी कि युवाओं में कहीं ना कहीं, जो कम से कम एक्सेस में इंडिया के डेटा में निकल के आया है, वो ये है कि युवाओं में गठबंधन की तरफ रुझान था. जो थोड़े बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने लालू राज देखा था, आरजेडी का शासन देखा था, उनका झुकाव रहा है एनडीए की तरफ. मनीषा प्रियम, आप तो खुद बिहार से आती हैं, आप खुद जमीन पर बहुत स्टडी करती हैं, दौरे करती हैं. आपको भी लगा ये कि जो लोग थोड़े से उम्र दराज हैं उन्होंने देखा लालू का राज, वो डरे हुए थे. जो बहुत कम उम्र के युवा हैं, जो पहली दफा वोट डाल रहे हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको लग रहा है भाई हमने तो नहीं देखा, हमें तो ये लग रहा है कि बदलाव चाहिए. देखिए, युवा वर्ग एक बहुत लंबी कैटेगरी होती है. आपने सही तरीके से उसको 2 भागों में बांटा है, कम उम्र के युवा और बड़े उम्र के युवा. तो कम उम्र के जो युवा हैं उन्होंने तो आपको स्पष्ट दर्शा दिया है. और प्रदीप जी की जो सैंपल हैं वो सीट वाइज होल्ड करें ना करें, छोटी पार्टियों के लिए भी कुछ उन्होंने जो सीट्स दिए हैं मैं उन पर नहीं सहमत हूँ उनसे, और वो असहमति के मेरे अनेक कारण हैं. लेकिन एक युवा वर्ग एज रेंज के लिए उनका डेटा होल्ड करता है. और कहीं ना कहीं जो अब नीतीश के शासन में स्कूल जा चुके, वो अब नौकरी की तलाश में गलियों में दर दर भटकते हैं और सस्ते दर के कोचिंग सेंटर्स में उलझ उलझ के सरकारी भर्ती ढूंढते हैं. और कहीं ना कहीं सरकार को ये मानना पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि पक्की सरकारी भर्ती ये ढूंढते हैं युवा वर्ग, ये उनके फ्यूचर की इमेजिनेशन है. तो वहाँ पे एक आपको झटका मिलता हुआ दिखता है. जो सीनियर वर्ग है वो लालू शासन की वजह से नहीं, वो अब कुछ ना कुछ करके स्वरोजगार करता है. वो कोचिंग सेंटर चलाता है, वो कोई और छोटा मोटा चलाता है अपना रोजगार. तो वो राज्य से इतनी लड़ाई नहीं कर सकता, वो तो राज्य पे निर्भर है अपने रोजगार, उसको तो नौकरी मिली नहीं. तो सीनियर जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड जो है वो हार पाच के और वो बोलना शुरू करता है कि अच्छा अब यही चलने दो, कम से कम कुछ स्वरोजगार के लिए मिल जाएगा. कई कोचिंग सेंटर के लोग ये चुनाव भी लड़ रहे हैं. आपने केसी सिन्हा का तो नाम सुना, मैं आपको श्रेष्ठ अकादमी के विपिन सर का बताती हूँ, जो एक गली के नाली के ऊपर बैठ के और इंग्लिश कोचिंग देते हैं और वो सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ाते हैं. वो भी महनार से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका तो साफ कहना था कि कोचिंग से हमें कुछ पैसा मिल जाता है लेकिन हमें सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा. तो जो जदयू या भाजपा के से टिकटार्थी है
वो सीनियर जनरेशन का है, वो क्यों उनके खिलाफ रिवोल्ट करेगा? बेशक। तो युवा वर्ग में यदि छोटे एंट्रेंट्स को आप देखें, स्कूल लीवर्स को देखें, कॉलेज गोअर्स को देखें, तो उनके डिमांड्स कुछ अलग हैं और उनके प्रति बीजेपी और एनडीए को और जेडीयू को एक तरह से अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। एक नजर डालते हैं कि लेकिन इस पोल बार ऑफ के पोल्स चुनाव में जो औसत आया है वो क्या है और प्रदीप गुप्ता और एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है वो क्या बता रहे हैं, तो आप तुलना कर पाएंगे दोनों चीजों की। अगर हम पोल ऑफ पोल्स को देखते हैं तो वो कह रहा है कि एनडीए 146 सीटों पर रहने वाला है, औसतन ये अनुमान निकल के है। गठबंधन का औसत है 92 सीटों का, जेएसपी का औसत एवरेज है, औसत आंकड़ा है 1। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि 121 से 141 सीटें एनडीए की, 98 से 118 गठबंधन की और जेएसपी की 0 से 2। तो काफी फर्क है बाकी पोलस्टर्स में। और एक बार फिर से एक्सिस में इंडिया जो कह रहा है। अजीत झा आपसे सवाल करना चाहते हैं। अजीत। प्रदीप जी, अजीत झा बोल रहा हूं। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। 2-3 सवाल मेरे दिमाग में हैं। पहला सवाल यही कि जो 2% का ही महागठबंधन और एनडीए के बीच फर्क है वो बहुत कम है, बहुत टाइट फाइट है। मुझे याद है कि आप एक बार तमिलनाडु का पोल किए थे तो वहां पर 1% का ही फर्क था, पर उल्टा आ गया था रिजल्ट। तो इसमें भी 2% का है मार्जिन ऑफ एरर, 3% प्लस या माइनस होता है। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये कहीं दूसरे तरफ ना चला जाए, 1% महागठबंधन के फेवर में। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जो 84% जो वोट है टोटल, वो बाइपोलर जा रहा है महागठबंधन और एनडीए के पास। तो जो अदर्स है वो 16% है। 16% में सीट जो है बहुत कम आ रहा है आपके भी पोल में और पोल ऑफ पोल्स में भी। अब इंडिपेंडेंट्स हमेशा बिहार में जो मैं देखा हूं चुनाव, कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं। मुझे लगा था कि हम और राहुल गए थे सीमांचल घूमने तो लगा था कि ओवैसी जी भी कुछ जीत सकते हैं, कुछ प्रशांत किशोर। तो मुझे सीट जो है ना अदर्स का वो बहुत कम लग रहा है, जबकि 16% वोट उनको जा रहा है। प्रदीप जी। जी बहुत अच्छा अजीत जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए और मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं कि जो पहला या दूसरा सवाल का पहले आंसर दे देता हूं। अदर्स वाला जो 16% है, तो बिहार में हमेशा से पिछले चुनाव की बात कर लें तो करीब 25%, 24 से 25% के आसपास अदर्स का आंकड़ा था, जिसमें एलजेपी के पिछली बार के 6% के वोट भी शामिल थे। उसमें ओवैसी की पार्टी भी आ गई, बीएसपी भी आ गई, वगैरह वगैरह सारे आ गए। होता यह है कि पिछले बार चुनाव में अदर्स का जहां तक आंकड़ा है, निर्दलीय और बहुत छोटी छोटी पार्टी के लोग, उसमें अभी बीएसपी शामिल नहीं है, एम शामिल नहीं है, यानी ओवैसी की पार्टी शामिल नहीं है, 2913 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 2913 लास्ट टाइम, यानी उसको बोलचाल की भाषा में 3000 कर सकते हैं जस्ट डिस्कशन के हिसाब से। और इस बार जो है 1916 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 1009 यानी करीब 1000 लोग कम उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। उसका आप यदि एवरेज पाएंगे कि एक जने को 2000 का वोट एवरेज मिलता है। दूसरी उसके उलट बात ये कि जो गठबंधन के जो दोनों गठबंधन हैं, एनडीए की भी बात कर लें तो उसमें 5 अच्छी खासी पार्टियों का समावेश है। चाहे कुशवाहा की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की हम की कर लें, और बाकी तो तीनों हैं ही, एलजेपी, जदयू और वो। दूसरे तरफ बात करें तो जो सारी की सारी लेफ्ट पार्टीज है, कहने को तो सीपीएम माले एक है और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका सबको मिला के एक भी माने तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि कम से कम 5 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बार के चुनाव में कम से कम एक बात ये क्लियर है कि जो ये 25 या 24-25 के आसपास आंकड़ा आता था, वो सब्सटैंशियली रिड्यूस होने वाला है। ये एक बात ऑन अकाउंट ऑफ प्योरली की गठबंधन, और दूसरी बात नंबर ऑफ वोटर्स ही कम लड़ रहे हैं। दूसरी जो बात है कही आपने कि दोनों पार्टी के बीच में 2% का बहुत कम आंकड़ा दिख रहा है, शायद वो बदल सकता है। उस शायद का सर आंसर ये है कि जहां तक सीमांचल का वोट है, पिछले बार भी 37 था, लेकिन सीटों के लिहाज से 15 सीटों का फर्क था। दोनों गठबंधन 110 और 125 सीट है। उस लिहाज से जब आप
गठबंधन का वोट शेयर देखते हैं, क्योंकि वो सीमांचल में जब 50 और 60% से ज्यादा मुसलमान हैं तो वो बहुत बड़ी जीत के साथ आते हैं वहां पर, और जो वोट भी बढ़ते हैं। पिछली बार जो ओवैसी की पार्टी ने अच्छा खासा डेंट किया था, 5 सीटें जीती थी, इस बार 0 से 2 आती नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पोल में पिछली बार जो उनको सीटें नंबर ऑफ वोट्स मिले थे, अब वो उसके आधे मिलते हुए दिखते हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं महिलाओं और पुरुषों ने एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है उसमें वोटिंग किस तरह से की। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां युवाओं का झुकाव लग रहा था गठबंधन की तरफ, वहीं महिलाओं में आप देखते हैं कि एनडीए की बड़ी लीड है। 45% महिलाएं बता रही हैं एक्सिस माई इंडिया की टीम को कि वो एनडीए को वोट दे रही। केवल 40% महिलाओं ने गठबंधन को वोट दिया, यानी कि 5% वोट्स का एक बहुत बड़ा फर्क। अगर आप पुरुषों के बीच देखते हैं तो गठबंधन का वोट शेयर 42% है और एनडीए का 41%, यानी 1% बढ़त गठबंधन को है। यानी कि यह कहना क्या ठीक होगा कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी 14 तारीख को जीतते हैं तो महिलाओं ने ही नीतीश कुमार और बीजेपी की नैया पार लगाई बिहार में? राहुल, इसमें 1% भी शक या सवाल नहीं है। महिलाओं के इस वोट के चलते ही एनडीए की जीत संभव हो पा रही है, नहीं तो यदि केवल पुरुषों के बीच में चुनाव होता तो शायद एनडीए पीछे रह जाता। ठीक है, अगला सवाल लेंगे प्रोफेसर बद्री नारायण से। हाँ प्रदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जो पूरा अभी तक एग्जिट पोल आए हैं उसमें 2 ट्रेंड दिखाई पड़ता है। एक जिसमें कि क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है एनडीए गठबंधन को, काफ़ी अंतर है दोनों में। दूसरे में आप लोग 1-2 लोग पोलस्टर्स ऐसे हैं जो क्लोज कॉन्टेस्ट दिखा रहे हैं, और ये थियरी इस बात पे भी टिकी हुई है कि ये सीट टू सीट इलेक्शन है। कई बार ये भी कहा गया क्लोज फाइट्स है। तो सीट टू सीट इलेक्शन में क्या प्रो इनकम्बेंसी आपने देखा एनडीए के लिए, यानी नीतीश जी के लिए और बीजेपी के लिए, लेकिन क्या आपने ये भी देखा कि कैंडिडेट्स के खिलाफ सीट टू जो खास करके जो पार्टी पावर में है या जो भी एमएलएज हैं उनके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई पड़ रही है या नहीं दिखाई पड़ रही है? अगर सीट टू सीट इलेक्शन है तो एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी यहाँ भी वर्क करेगा, क्योंकि इसका मतलब कि फिर ये एक जो पूरे स्टेट वाइज एक बिगर नैरेटिव है, उसके भीतर एक कहते हैं प्याज के भीतर प्याज होता का एक छिलका होता है। ये छिलका एंटी इनकम्बेंसी का कैसे काम कर रहा है, इसको भी शायद देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा बद्री जी आपने कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी लोकल एमएलए के ऊपर हमेशा से रहती है, मोस्टली रहती है, बट सवाल आता है कितनी है। एक एंटी इनकम्बेंसी इतनी होती है कि चाहे जो पार्टी से भी ये खड़ा हो, हमने तो इसको वोट नहीं कर, माने एक्सटेंट उसका एकदम हाई होता है, जिसको आप एक्स्ट्रा सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। दूसरा होता है यार ये कोई काम किए नहीं है, लेकिन ठीक है अब ये वोट तो हम दूसरे गठबंधन को दे नहीं सकते तो इसको ही देना पड़ेगा, तो दे देते। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो ये होती है कि यार ये एमएलए ठीक है, सज्जन आदमी, ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इस तरह की 3 तरह की कैटेगरी होती है। तो जो पहली कैटेगरी है उस एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लोकल एमएलए, वो करीब करीब 30% के आसपास होती है। दूसरे जो बीच वाले होते हैं वो करीब करीब 40 से 50% के आसपास होते हैं। और अच्छी कैटेगरी वाले, जिसको बोल सकते हैं ना कि पॉजिटिव प्रो इनकम्बेंसी वाले एमएलए, वो करीब करीब 20% के आसपास ही होते हैं। करीब करीब ये फिनोमेना हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में लागू है। इस सर्वे में जातीय समीकरण जो उभर के आया, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर कुछ और सवाल लेंगे प्रदीप गुप्ता से। अगर हम जातियों के ब्रेकअप को देखते हैं तो बहुत साफ हो जाता है कि यादवों और मुसलमानों के बीच में खासतौर से गठबंधन के तरफ एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन बिहार में देखने को मिला। 90% वोटर जो थे, जो कि यादव कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने गठबंधन को वोट दिया। 79% जो मुसलमान थे उन्होंने वोट दिया गठबंधन को। अगर हम उसी तरह जो अपर कास्ट है उन पर एक नज़र डालते हैं, ब्राह्मणों में, राजपूतों में, भूमिहारों में, वहाँ पे 60 से ज़्यादा % वोट पड़ा एनडीए के पक्ष में, बहुत कम वोट पड़ा गठबंधन के लिए। लेकिन अगर आप ब्राह्मणों में और राजपूतों में देखते हैं और भूमिहारों में देखते हैं तो 9%, 5% और 8% वोट पड़ा प्रशांत किशोर के पक्ष में। यानी कि ये काफ़ी हद तक इस डेटा से साफ हो जाता है कि अगर प्रशांत किशोर 14 तारीख को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका ज़्यादा वोट यादवों से नहीं आ रहा, केवल 1% यादवों से आया है, मुसलमानों से केवल 2% वोट आया है, एसटी तो खैर बहुत कमी है, लेकिन ज़्यादा जो उनका वोट आया है वो आया है अपर कास्ट से। यानी कि प्रशांत किशोर आपके डेटा के हिसाब से जितनी भी चोट पहुंचा रहे हैं, जो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एनडीए को ज्यादा पहुंचा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता, एंड आई हैव अ फॉलोअप क्वेश्चन।
जी, तो ऐसा है, जो प्रशांत किशोर को 4 वोट % मिल रहे हैं, यदि आप उसको 100 माने, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स उनको मिलेंगे, उसका करीब करीब 70 से 75% वोट जो है वो एनडीए ग्रुप का आ रहा है कास्ट के हिसाब से, और करीब 12% वोट जो है वो महागठबंधन का आ रहा है, और 13% जो है वो अदर्स का आ रहा है। इसी बस एक चीज ही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, और आपको हमेशा, क्यों बिहार कहते हैं कि जातिगत के आधार पे वोट देता है और इतना एविडेंट है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये, जो 24 से 25% वोट आते रहे अदर्स के, अब इस बार जितने आएंगे हम उसकी कल्पना और चर्चा करेंगे, ये उन्हीं छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के आते हैं कि वो उस जाति को बिलोंग करता है, तो वो वहां पर वोट करते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, हाँ, बड़ी संख्या जो है, सब्सटैंशियल चंक जो है वो एनडीए के वोट की तरफ से आ रहा है, और छोटी और माइनर वोट जो है अदर्स और महागठबंधन। यानी अगर 4 वोट पड़े हैं तो 3 आ रहे हैं एनडीए के खाते से, 1 वोट आ रहा है गठबंधन से। ऋषि मिश्रा आपसे सवाल पूछेंगे। जय, एक सेकंड ऋषि। दो सवाल हमारे हैं प्रदीप जी। एक तो युवाओं को लेकर जो आपने कहा है, बिहार युवा प्रदेश है, 58% आबादी जो है युवाओं की है, जिसकी उम्र 25 साल से कम है। तो आपके जो एग्जिट पोल है उसमें दिखा रहे हैं आप कि युवाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव के प्रति अधिक है, लेकिन जो टैली आप दिखा रहे हैं उस टैली में महागठबंधन तो एनडीए से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक सवाल, दूसरा सवाल इसमें एक और है कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर तो हो रहा है, कास्ट के आधार पर देखें तो बीजेपी का वोट अपर कास्ट का जेडीयू को ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है कुशवाहा कुर्मी का कई क्षेत्रों में, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे रहा हूँ, कुशवाहा कुर्मी का वोट जो है बीजेपी कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार पासवानों का वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुर्मी का वोट एलजेपी के कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो क्या इसका रिफ्लेक्शन सीटों के जो नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये कुछ सीटों पे हो सकता है, कुछ सीटों के ऊपर कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए जातिगत आधार पर ये जो परिवर्तन आप कह रहे हैं हो सकता है। बट हमको बाय एंड लार्ज जब पूरे स्टेट की बात करते हैं, तो जो जहां तक वोट ट्रांसफर की जो बात है, आज के ज़माने में, कम्युनिकेशन के ज़माने में, ये सब पुरानी बातें हो गई कि हम ये जाति, अमुक जाति इसको वोट करेगी ही नहीं। उसके कुछ लोकल स्तर के ऊपर कारण होते हैं, लोकल आपसी तनाव और आपसी जो भी उनके बीच के समीकरण होते हैं। बट पूरे प्रदेश की बात करें तो जो आपको हर एक जातिगत के हिसाब से बताया गया है वोट की, पासवान किसको वोट करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, कुर्मी कुशवाहा कितनी मात्रा में करेंगे। जैसे मैंने बताया, हमारी मेथोडोलॉजी हर सीट पे जाते हैं, तो हमारे सामने वो समस्या नहीं है कि अमुक जाति का लेके उसको प्रोजेक्ट कर दिया ओवरऑल सीट के ऊपर। तो हमारे सर्वे में और हमारी मेथोडोलॉजी में इस बात की कहीं कोई फर्क पड़ने की गुंजाइश ही नहीं। जय मृग आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जय, इसमें सर एक सवाल और मेरा कि सर आप जो कह रहे हैं कि ये मतलब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर जेडीयू नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी कैसे है आपके टैली में? यदि बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो रहा है, जेडीयू का वोट नहीं, दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट कैसे है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट? मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पहली चीज तो दोनों ने करीब करीब बराबर सीटों पे चुनाव लड़ा है। कौन सी सीट के ऊपर कौन सा उम्मीदवार मजबूत है कई मायनों के अंदर, और दूसरी बात यह कि वहाँ के जातिगत समीकरण क्या है, एमवाई का समीकरण कितना है, टोटल परसेंटेज वोट कितना है, और बहुत सारी स्थानीय वजह होती हैं। ये वजह कभी नहीं होती कि पासवान एनडीए को या जेडीयू को वोट करेंगे ही नहीं, ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं। प्रदीप जी, इससे ही लगे 2 सवाल, क्योंकि बहुत करीब का चुनाव है। आपके सर्वे के अनुसार 2% का फासला है दोनों में, तो बहुत सी सूक्ष्म बातें, लॉट ऑफ डिटेल्स, लॉट ऑफ डेविल लाइज इन द डिटेल्स। ऐसे 2 प्रश्न हैं मेरे पास इससे ही जुड़े हुए। फर्स्ट, यहां पे हमने यादव एंड नॉन यादव ओबीसी ऐसा वोट शेयर दिया, क्या महागठबंधन का M2Y चला है? क्या मल्ला वोट यादव वोट की तरफ पोलराइज होके एमजीपी की तरफ गया है? वो मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, ये केवल हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए है, आपने प्रशांत किशोर के वोट शेयर को 4% एस्टिमेट किया है, 4%। वो कितना, एज अ सेफोलॉजिस्ट एंड योर एक्सपीरियंस, वो कितने वोट शेयर
अगर उसका होता 6 या 7 जिसपे बाजी पलट जाती, ये दोनों चीजें इंटरेस्टिंग होगी जानने को। 8% में बाजी टोटल दूसरी पिक्चर नजर आई होती। अच्छा, और M2Y हुआ है नहीं हुआ है? राहुल सर, M2Y का सवाल जो हुआ है, जो आप तो देख पा रहे हैं कि जहां तक आप मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, वो 80 और 90% जो वोट मिल रहे हैं, एक तरफा एक मुश्त वोट मिल रहा है। पूरे के पूरे MY ने ये बिल्कुल तय किया हुआ है जमीन पे, इसलिए ओवैसी की पार्टी भी इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। इसी के चलते आप देख पा रहे हैं जो इवन मुसलमान का वोट आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा महागठबंधन के संदर्भ में वो। लेकिन मुकेश सहनी क्या उसी मात्रा में अपना वोट लेके आए हैं? मुकेश सहनी क्योंकि बहुत करीब का चुनाव है। सवाल है, देखिए मुकेश सहनी का सवाल है, जहां तक मल्ला कम्युनिटी का सवाल है, केवल मल्ला 46% मिल रहा है एनडीए को और 40 मिल रहा है महागठबंधन को। हाँ, ये 4% मल्ला वोट में ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा, यानी 60-40 का मामला हुआ है। 60% बढ़ गया है, पूरा एक तरफ वो कैरी नहीं कर पाए। अगर शिक्षा के हिसाब से बिहार में जो एक्सेस माई इंडिया का सर्वे आया है उसको देखते हैं तो देखते हैं कि जो कम शिक्षित लोग हैं उन्होंने ज्यादा वोट दिया है एनडीए को। 43% वोट पड़ा है एनडीए के लिए, 42% पड़ा है गठबंधन के लिए। हैरानी की बात यह है कि जो पेशेवर डिग्री लेके पाए हैं, मतलब कम से कम मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि 39% एनडीए के लिए बनाम 42% गठबंधन के लिए। और उसी तरीके से अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनमें देखते हैं तो 41% वोट पड़ा है गठबंधन का, 38% वोट आपके सर्वे में पड़ा है एनडीए का। साधारण तौर पर प्रदीप गुप्ता, धारणा यह रहती है कि जो ज्यादा शिक्षित हैं वो एनडीए को या बीजेपी को वोट देते हैं और जो कम शिक्षित हैं वो उनका वोट ज्यादा आरजेडी के तरफ पड़ता है। लेकिन आपका पोल तो बता रहा है कि इस दफा जो लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं उनमें आपके सर्वे में गठबंधन को ज्यादा वोट पड़ा है। ये क्या हो रहा है? राहुल, तो हर पिच हर मैच के हिसाब से अलग होती है, कहीं स्पिनर चलते हैं, कहीं पर फास्ट बॉलर चलते हैं। बहरहाल जहां तक इसकी बात है, देखिए 2000 द वंस हु आर मोर एस्पिरेंट, उनकी संख्या देखिए कितनी है कि 3% पोस्ट ग्रेजुएट और करीब करीब प्रोफेशनल 3% और ग्रेजुएट्स 15%। तो उनके एस्पिरेशनल वैल्यू, उनकी उम्र के हिसाब से भी उसको देखा जाना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जहां तक आप उसको उस हिसाब से देखिएगा कि बिहार, ये जो सैंपल साइज है उसी हिसाब से आता है। मैं एक ही सेकंड में आपको बताऊं, जो स्कूल नहीं गए 27%, 20 से जो गए ही नहीं स्कूल, जो 9th क्लास तक गए 22%, यानी कि ऑलमोस्ट 49% इधर हो गया। उसके बाद जो 10वीं पास है वो 17 और जो 12वीं तक पास है वो 12। रेस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री के जो लोग हैं करीब 22% रह गए। तो अब 22% में जो जो आज की डेट में मौजूदा एज ग्रुप मौजूद है और जो सैंपल लिया गया है, इसमें बड़ी संख्या नेचुरली यूथ और उसके इर्द गिर्द ली गई है। अब तो 40 साल की उम्र की बात कर लें तो उसके लिहाज से आप ये जो उनकी ज़रूरतें, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, जो दूसरा वर्ग है उसके मुकाबले डिफरेंट है। उस वर्ग में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि 80% जो वोट पड़े हैं उनका जीवन गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। मनीषा प्रेम, इस सर्वे में ये बात भी निकल के आ रही है कि महिलाएं एक तरीके से सबसे बड़ा कारण बन गई हैं जीत और हार का। अगर एनडीए जीतती है ये 2025 का बिहार का चुनाव तो महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और ये पहला चुनाव है बिहार का जहां पर महिलाओं की संख्या जिन्होंने वोट डाला वो पुरुषों से ज्यादा है। इसको मनीषा प्रियम आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये निश्चित तौर से जिन्होंने ज्यादा मत दिया है, जो भी जीतेगा या हारेगा उसका कारण अब महिलाएं बनेगी। तो आज तो हम ये तय नहीं कर सकते कि ये जीत रहा है या ये हार रहा है। अभी हमको एनडीए का एडवांटेज दिख रहा है, जो कि मुझे दिखा था जमीन पे भी, और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी। आप इस बात को समझ के चलिए कि महिलाओं में भी युवा वर्ग है, देयर आर यंगर गर्ल्स, देयर इज कास्ट। तो महिलाओं का एक मुश्त एक तरफ मत गया है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मर्द और युवा जो है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्लूरल पॉलिटिकल सोसाइटी बिहार में रही है। इस बार चुनाव एक टफ लड़ाई है
और उसमें एक जादू मंत्र महिलाओं के हाथ में दे देना जो है, स्वीप रहता, 200 सीट आ रही होती, 160-70 सीट आए अगर यदि, तो तब आप कहिएगा कि महिलाओं की आंधी है। लेकिन अगर वैसा होता हुआ नहीं दिखता है तो हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। महिलाओं की आइडेंटिटी मल्टीपल होती है और जितना आप सोचते हैं उतनी स्वच्छंद बिहार की महिलाएं हैं भी और नहीं भी हैं। रीजन वाइज उनका बहुत डिटर्मिनेंट है कि सेंट्रल और साउथ बिहार में बहुत फ्री हैं, women are very free in those areas. In parts of Mithilanchal etc., Muzaffarpur not as free. In Simanchal, religion definitely plays a very important role. चलिए एक नजर So डालते हैं I कि इस see चुनाव women में voting लोग क्या definitely in चाहते थे larger कि मुख्यमंत्री numbers. कौन बने। Tells you एक्सिस something. माई इंडिया का जो सर्वे आया है उसमें मुख्यमंत्री के लिए जो वोटर हैं उनकी चॉइस क्या थी। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव सबसे ऊपर उभर के आए। तेजस्वी यादव को लोग चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। एक्सिस माई इंडिया के डेटा में अगर हम देखते हैं नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी तो 33.4 ने वोट वाइब में कहा कि उनको नीतीश मुख्यमंत्री चाहिए और एक्सिस माई इंडिया के डेटा में 22% ने कहा कि उनको नीतीश कुमार चाहिए। इसके बाद अगर तेजस्वी पर एक नजर डालते हैं तो एक्सिस माई इंडिया के डेटा में 34% वोटर्स ने कहा, 34% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के पक्ष में केवल 4% इस सर्वे में वोट पड़ा। सतीश के सिंह, आप ये जो सारा डेटा देख रहे हैं एक्सिस माई इंडिया का, उससे कम से कम ये बात निकल के आ रही है कि शायद एक तरफा हवा बिहार में कल नहीं बहने वाली, मतलब कि एक कड़ा मुकाबला रहने वाला है और एनडीटीवी देखना जरूरी होगा क्योंकि काफी रुचि रहेगी चुनाव में। देखिए, मैं मानता हूं, मैं आपसे सहमत हूं, यहाँ हूं इसलिए नहीं कि आप एनडीटीवी को ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे पक्ष हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, एक तरफा अगर होगा तो एमजीबी के तरफ होगा, हम नहीं कह सकते कि एक तरफा होगा। पहली बात, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार एन फैक्टर वो बीजेपी पे भी हावी रही है और वो सब पर हावी रही है। इसलिए मैं एक्सिस माई इंडिया के इस डेटा को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा हूं कि 22% और 34% का वो फासला दे रहे हैं कि तेजस्वी 34% और नीतीश सिर्फ 22%। तब आप मान लीजिए कि महागठबंधन की सरकार। चलिए प्रदीप जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, ये क्या मतलब है? आप कहते हैं 34% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीटों में आप एनडीए को आगे दिखा रहे हैं। सतीश के सिंह को लग रहा है दाल में कुछ काला है भाई। देखिए कि जो मुख्यमंत्री की चॉइस है, मैंने जैसे बताया कि सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। कोई बाईपोलर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता तो जो सतीश जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे 22 के साथ साथ उनको देखना पड़ेगा 5 चिराग पासवान को भी चाहने वाले हैं एनडीए के फोल्ड में, 2 सम्राट चौधरी और 14 एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी। तो आपको उसको यदि 34 को सामने रख रहे हैं तो वो 41 सबका टोटल बनता है। और दूसरी तरफ भी 2% लालू प्रसाद को भी बोलते हैं कि भाई हमारे लिए तो लालू ही ठीक है। उसके बाद एनी कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस 3 लोग और एनी कैंडिडेट फ्रॉम आरजेडी अभी भी बोलते हैं 2। वो हो सकता है तेज प्रताप और वगैरह वगैरह किसी को चाहते हो। तो कुल मिला के जब देखेंगे 43 वर्सेस 41, उस हिसाब से देखें सतीश जी तो शायद उनको आंसर मिले। जी, एक सवाल और है मेरा। जी, बिहार को कहा जाता है कि जातिग्रस्त समाज है, सोशल जस्टिस, जाति की गणना आदि आदि आदि। 85% लोग जो है पिछड़े हैं। इसका प्रभाव अगर एक मुश्त रूप में आप कैसे देखते हैं, आपको क्या समझ में आया इसमें? क्या इसका कोई चुनाव पर मतलब इसके रिजल्ट पे इस पे प्रभाव पड़ सकता है? मैं एक सम टोटल में कह रहा हूं। बिल्कुल सतीश जी, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। ये सबको पता है कि सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत नीचे आता है और इसी के चलते उनकी डिपेंडेंसी जहाँ पे कि इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनी, सर्विसेज ना के बराबर है, बहुत कम है। इसके चलते वहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और इसी के चलते आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने खुद ने 20 साल तक शासन किया। वो जहाँ भी थे सरकार उन्हीं की थी, भली 15 महीने मांझी सरकार के भी छोड़ दें या तो तब वहीं पर ही थे। तो ये इसी बात का द्योतक है कि जो उनका ख्याल रखेगी, जो सरकार उनका ख्याल रखेगी, वो उनके साथ खड़े हुए, वो उनको हमेशा में ये बात भी निकल के आ रही है कि अगर प्रशांत किशोर का जो वोट शेयर है वो एकदम गिर जाता है
तो एनडीए को फायदा, अगर प्रशांत किशोर कल अनुमान से बेहतर करते हैं तो उसमें गठबंधन को फायदा है। ये बड़ा अब क्लियर हो गया है। बिल्कुल, हमने जो सिमुलेशंस भी किए थे, आई मीन वेरी कोइंसिडेंटली, उसमें भी 8% एक बैरियर निकला था कि 8% के ऊपर जाते ही स्टार्ट्स मेकिंग अ डिफरेंस, एंड अराउंड 10-12 तो बाजी पलट देते हैं। ही हैज सेड 8, आई थिंक दैट इज परफेक्ट। मेरा एक और सवाल है प्रदीप जी से। वक्त अब इस कार्यक्रम में खत्म हो रहा है, तो जल्दी पूछिए। बिल्कुल, केवल एक चीज है, जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा सैलाब देखा गया आफ्टर द वुमेन्स डोल, वैसा सैलाब बिहार में क्यों नहीं दिख रहा है? हम चर्चा करेंगे। राहुल जी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एनडीए के नुकसान पहुंचाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन कैंडिडेट का कास्ट क्या है। देखिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का कोई अपना खुद का कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ पार्टी का कुछ सामाजिक समीकरण नहीं है, तो कास्ट में, जैसे मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, शहर के सीट पे एक कास्ट को टिकट दिया है जन स्वराज ने और बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह सीमांचल में देखिए, जहां यादवों को टिकट दिया है, जहां ईबीसी को टिकट दिया है, तो ईबीसी वोट डेंट होंगे तो किसका नुकसान पहुंचाएगा? जहां यादव वोट डेंट होंगे किसका नुकसान होगा? पोल का कौन सा मुस्लिम पहलू है बद्री जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, मेरा कहना है कि पोल का जो आया है, इसमें जो इत्तेफाक नहीं रखना, मुझे लगता है कि ये जो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाया जा रहा है, मुझे थोड़ा इस पे डाउट है। ये कल देखिए क्या होता है। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी कह रहे हैं उनको भी डाउट है। चलो हुआ, अब आपका पोल सही हो या ना हो, प्रदीप जी आपने जो गिनती है उसमें थोड़ी रुचि लोगों की बढ़ा दी है, वो बैठेंगे देखेंगे। एक बात मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो जो आपने अभी दिखाया है कि निरक्षर या सेमी लिटरेट वोटेड फॉर एनडीए, वो मुझे लगता है उसमें एक जो बड़ा कारण है वो है बेनिफिशियरी सोशल स्कीम्स का, और एस्पिरेशनल वैल्यू जो आप कह रहे हैं कि इसके कारण वो महागठबंधन को दे रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या एस्पिरेशनल वैल्यूज को मीट करता है महागठबंधन यानी तेजस्वी? अगर ये बात सही है तो वक्त खत्म हो रहा है। अजीत जी, किस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? दो चीज से, जो नीतीश जी को आप दे रहे हैं 22% और तेजस्वी को आप दे रहे हैं करीब 33-34%, तो वो मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था ये, एक तो पहली बात कि पर्सनल पॉपुलैरिटी जो है वो ओवरऑल वोट शेयर को सिर्फ 24-25% एक्सप्लेन करता है, तो इररेलेवेंट फैक्टर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सवाल खत्म करने दीजिए। बस प्रदीप गुप्ता, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये 3 लोग हैं जो सुर्खियों में रहते हैं टी शर्ट पहन के। मैं ये कह रहा हूं कि टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग पोल का ये बताता है, क्योंकि मैंने देखा कि पर्सनल पॉपुलैरिटी अलग अलग पोल जैसे जैसे टाइमिंग शिफ्ट कर रहा था, इनका बढ़े जा रहा था। नीतीश जी का लेट वेव था, आपके पोल में लेट वेव नहीं है। पास और है, क्योंकि इस घंटे में हमने देखा कि प्रदीप गुप्ता और एक्सेस में इंडिया क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम वोट वाइप के डेटा पे नजर डालेंगे, डेल्स के डेटा पे नजर डालेंगे, तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सतीश जी ने कहा कि प्रदीप गुप्ता राहुल गांधी की तरह टी शर्ट पहनने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी तो नदी में कूद भी जाते हैं, हाँ स्विमिंग भी करते हैं। देखना होगा कि कल के नतीजे के बाद गंगा जी में कौन तैरा होगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। हम लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एनडीटीवी के न्यूज हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं मुकाबला बिहार का। एनडीटीवी के न्यूज हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं मुकाबला बिहार का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का ये खास कार्यक्रम मुकाबला। मैं हूं राहुल कंवल। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में वोटर टर्नआउट की, क्योंकि जितना वोट इस दफा चुनाव में पड़ा है 1951 से लेकर अब तक किसी भी चुनाव में इतना वोट बिहार की जनता ने नहीं दिया। आइए एक बार दिखाते हैं कि दरअसल वोट पड़ा कितना है, और फिर अपने चुनावी विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से टर्नआउट बढ़ा है उसके पीछे आखिरकार वजह है क्या, और इससे भी ज्यादा अहम इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। 1951 में करीब 39% वोटर्स ने अपना मत दिया था। उसके बाद 51.1 1967 में, सबसे ज्यादा इससे पहले वोट पड़ा था जब मंडल ईरा चल रहा था 62.4 1990 में। 2025 के चुनाव में 66.9
% वोट पड़ा है, जो कि अब तक का बिहार का एक चुनावी रिकॉर्ड है। इतना ज्यादा वोट इससे पहले कभी भी बिहार में नहीं पड़ा है। अगर हम हर घंटे पे तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि हर घंटे में इस दफा चुनाव में वोट ज्यादा पड़ा है 2020 की तुलना में। देखिए यह है 9 बजे के आंकड़े, जब 7.5% वोट पड़ा था। दूसरे फेज में 14.6% वोट पड़ा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें तो देखिए जो 2020 का कुल मत था वो 55% था, करीब 56%। फर्स्ट फेज में 2025 के चुनाव में 65% वोट पड़ा, लेकिन दूसरे फेज में 69% वोट पड़ा, यानी कि फर्स्ट फेज से भी 4% ज्यादा। रुचि बढ़ती गई, चुनाव में वोटर्स आते गए, वोटिंग उनकी होती रही। यह बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो कि चुनाव के परिणाम को तय करेगा। इसके बाद तीसरे डेटा सेट पर नजर डालते हैं। यह है महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग पैटर्न। इसमें आप पाएंगे कि यह बिहार का पहला ऐसा चुनाव है जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। अगर आप 2005 के पहले के चुनाव देखते हैं तो हमेशा महिलाओं का जो मत था वो पुरुषों से कम रहता था। जो पिंक लाइन है वो महिलाओं की है, नीली लाइन पुरुषों के वोट की है। हमेशा महिलाओं का वोट पुरुषों से कम रहता था। लेकिन 2005 के चुनाव के बाद अगर आप देखें पिछले 3 चुनावों में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, करीब 5% का फर्क रहता था। इस दफा 9% का फर्क है। पुरुषों ने करीब 63% वोट दिया है और महिलाओं ने करीब 72% वोट दिया है, यानी कि बहुत बड़ी लीड महिलाओं में है। जितने रजिस्टर्ड फीमेल वोटर्स थे, अगर उनकी हम लोग तादाद देखते हैं तो उन्होंने 72% वोट दिया है, पुरुषों ने करीब 63%। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है जो कि तय करेगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। एक और ग्राफिक मैं आपको दिखाता हूं। इससे यह साफ हो जाता है कि बिहार की जितनी भी 243 सीटें हैं, उन सीटों में हर सीट पर कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है जहां पर पिछले चुनाव की तुलना में कम वोट पड़ा है। जो 121 सीटें हैं प्रथम चरण की, उसमें 65% वोट पड़ा। जो 122 सीटें हैं दूसरे चरण की, उसमें वोट पड़ा 69%। लेकिन कोई भी एक सीट नहीं है। अगला जो ग्राफिक है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक सीट बिहार की ऐसी नहीं है जहां पर पिछले चुनाव के तुलना में कम वोट पड़ा हो। कुछ सीटों पे तो जैसे जमालपुर की सीट है, वहां करीब पिछले चुनाव की तुलना में 23% वोट बढ़ गया। पटना साहिब में 8% वोट बढ़ा, कुछ में कम बढ़ा, जैसे जमुई में करीब 3% वोट बढ़ा। लेकिन कुल मिला के ये जो 9% वोट बढ़ा है, ये तय करने वाला है कि आखिरकार इस दफा बिहार में होगा क्या। अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ तिवारी पोल पल्स चलाते हैं, जाने माने चुनावी विशेषज्ञ हैं। इनका डेटा भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन उससे पहले अमिताभ जी ये बताइए, जो वोटिंग परसेंटेज में इतना इजाफा हुआ है इस दफा के चुनाव में, 1951 के बाद से किसी भी चुनाव में बिहार में इतना वोट नहीं पड़ा है। क्या आपको लग रहा है क्या वजह है कि इतना वोट बढ़ा है? और दूसरा, इतना जो वोट बढ़ा है उसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको? वोट वाइब संस्था का नाम है राहुल जी, पीपल पल्स या पोल पल्स नहीं। तो बिहार में जो टर्नआउट बढ़ा है उसका मुख्य कारण दो तीन है। पहला है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि इस बार जो नाम बच गया है उनका SIR में किसी तरह से, तो वो लकी हैं। अगर वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार जो है उनका नाम परमानेंटली शिफ्टेड के हिसाब से डिलीट हो सकता है जब भी रिवीजन होगा। दूसरा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए जो दिए गए हैं तो उसका क्लियर एक इम्पैक्ट दिख रहा है। जीविका दीदीज का एक अच्छा मोबिलाइजेशन है जिसकी वजह से महिलाओं का टर्नआउट 9% लगभग बढ़ा है। तो ये 2 प्राइमरी मेरे हिसाब से रीजन है। और ये भी है कि दोनों गठबंधनों का मोबिलाइजेशन काफी अच्छा रहा है। दोनों गठबंधनों को ऐसा लगा कि चांस है इस बार चुनाव जीतने का, तो दोनों ही गठबंधनों के सपोर्टर्स बड़ी मात्रा में निकले हैं वोट डालने के लिए, चाहे वो MY समीकरण कह लीजिए महागठबंधन का, या फिर गैर यादव OBC और EBC समाज के लोग टर्नअप हुए हैं अच्छी संख्या में। अब मैं एक वोट वाइब का जो डेटा आया है उस पर भी नजर डालना चाहता हूं, दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वोट वाइब ने जो सीट शेयर और वोट शेयर दिया है वो है क्या। एनडीए को करीब 45.3% वोट वाइब दे रहा है, गठबंधन को करीब 42% वोट, यानी कम से कम 3% का फासला। और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की, इनको ये दे रहे हैं 5% वोट। 4% गैप तो काफी रहता है, लेकिन जब इसको सीटों में देखते हैं तो वोट वाइब यानी अमिताभ तिवारी के हिसाब से 125 से 145, 122 है जादुई आंकड़ा, तो उनके हिसाब से कुछ भी हो जाए जादुई आंकड़े के ऊपर ही एनडीए रहने वाली है। हो सकता है कि क्लोज फिनिश रहे, हो सकता है कि बड़ी जीत रहे। गठबंधन
एक तरीके से क्रैश नहीं कर रहा। 95 से 115 सीटों का अनुमान है वोट वाइप के हिसाब से, यानी कि काफी ठीक ठाक प्रदर्शन गठबंधन का भी। जन स्वराज पार्टी ये कह रहे हैं कि फर्श पे ही रहने वाली है, 0 से 2। आपने तमाम बाकी सर्वे भी देखे, अपना भी देखा, आपके हिसाब से अमिताभ तिवारी क्या फर्क है कि आप और प्रदीप गुप्ता मान रहे हैं कि काफी ये टाइट फाइट रहने वाली है, और जो बाकी पोलस्टर्स जिन्होंने डेटा सामने किया है वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत एनडीए की रहने वाली है। अलग अलग पोल्स में इतना फर्क क्यों आ रहा है? जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं उनके हिसाब से अनुमान रहने वाला है। इसमें तो सबसे बड़ी जो बात है कि हमको ये लग रहा है कि जनसुराज पार्टी को जो एक इनिशियल कैंपेन में जो एक मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हुआ है जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आते गया। तो उसकी वजह से क्या है कि जो युवा जनसुराज को एक ऑप्शन देख रहे थे उसमें से एक सेक्शन महागठबंधन की ओर वापस उसका झुकाव हुआ है, और जो अपर कास्ट समाज जो जनसुराज को वोट करने की सोच रहा था उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो वापस एनडीए की तरफ उनका रुझान जो है वो देखने को मिला है। और दूसरा ये है कि जो महिलाओं में जो लीड है, एसेंशियली पूरा का पूरा जो वोट शेयर डिफरेंस या सीट कॉल है वो महिलाओं में एनडीए की बढ़त को लेकर के है। कई सर्वेज में आप देखेंगे 25 से 30% की बढ़त है एनडीए को महागठबंधन के खिलाफ महिलाओं में। अब 25 से 30% की बढ़त तो ऑटोमेटिकली 15% वोट शेयर हो जाता है, 12-15% वोट शेयर। तो हमारे वोट वाइप के सर्वे में पुरुषों में महागठबंधन को लीड है 4% की, वहीं महिलाओं में एनडीए को लीड 10% की है, जिसकी वजह से 6% की लीड आप कह सकते हैं जेंडर गैप की वजह से एनडीए को है, जिसकी वजह से 3% वोट शेयर का इसका मतलब यह है सतीश जी कि महिलाओं ने और पुरुषों ने अमूमन काफी अलग वोट दिया है। साधारण तौर पे यह धारणा रहती है बिहार जैसे पिछड़ा राज्य के बारे में कि पुरुष बताता है कि महिला को क्या वोट देना है, कहाँ देना है। अगर जो प्रदीप गुप्ता और साथ ही साथ अमिताभ तिवारी बता रहे हैं वो सही, यानी कि महिलाओं ने अपनी ही अकल लगाई है, अपने ही हिसाब से वोट दिया। देखिए, महिलाओं ने लगता है रिटर्न गिफ्ट जो होता है कि उनको 10,000 मिला है। बिहार में एक मैं आपको बताऊं, अगर एक कोई लहर है इस बार तो वही है 10,000 की लहर। तो उसमें महिलाएं जो हैं अपने पुरुषों से लगता है टूटी हैं, या पुरुषों ने भी कहा होगा भैया 10,000 आ गया तो जाओ दे आओ वोट, तो अपने मन से दे दी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमको इस चीज़ को बिहार के समाज में नहीं भूलना चाहिए कि भी महिलाओं की भी जाति होती है, महिलाएं भी युवा होती है, महिलाएं भी यादव और मुसलमान होती है। तो एकदम वो पुरुषों से आज़ाद होके स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसा हो जाए, इसमें हमको थोड़ा शक लगता है। लेकिन ना हो, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं बद्री नारायण जी कि कुछ हद तक तो महिलाओं ने पुरुषों से जुदा वोट दिया। बिल्कुल राहुल जी, ये जो चुनाव का अभी जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर उनके आंकड़े को सच माना जाए तो ये जाहिर होता है कि महिलाओं ने आप देखिए महिलाओं पूरे दुनिया में सोशल प्रोटेक्शनिज्म, मटेरियल सोशल वेलफेयरिज्म और वोट के परसेंटेज का बड़ा गहरा संबंध है। अफ्रीका में देखिए, साउथ अफ्रीका के इलेक्शन में, यहाँ भी ये जो जब से 2000 आपने जो एक ग्राफ दिखाया इसमें 2005 के बाद महिलाओं का वोट लगातार बढ़ा है, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। वो इसलिए क्योंकि 2005 में मनरेगा आता है, मनरेगा के बाद पहली बार यानी ये डेमोक्रेसी का जो बेनिफिशियरिज्म का जो टेस्ट है वो वनरेबल कम्युनिटी को मिलती है, महिला को या दलित को, और वो हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। आप देखिए बिहार जैसा राज्य जो वोट बूथ कैप्चरिंग माफियाइज्म के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ इतना ज़्यादा वोट टर्न होता है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है। ऋषि मिश्रा, अमिताभ तिवारी बता रहे हैं कि महिलाओं के भीतर एनडीए आगे, पुरुषों में वो कह रहे हैं कि गठबंधन आगे। वो बातें आप राहुल जी देखिएगा कि 2005 से जब नीतीश कुमार सरकार में आए हैं, आपने यही ग्राफिक्स में दिखाया कि वोट परसेंटेज महिलाओं की पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ी है। दूसरी बात, 1,57,00,000 वोट आए थे एनडीए को पिछले बार। यदि एनडीए का आप टोटल वोट देखेंगे तो 1,57,00,000 वोट आए थे। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। यदि उसका 50% भी टर्नआउट यदि एनडीए के पक्ष में यदि आप देखते हैं तो स्वाभाविक है, जो टैली आप देख रहे हैं 125 से 145 के आसपास, वो स्वाभाविक टैली है। यदि महागठबंधन कहीं पीछे रह जाती है, उसका एक मैं कारण देखता हूँ, वो 75 सीट कांग्रेस और वीआईपी का जो कमज़ोर करी है, मतलब एक तरह से महागठबंधन का, उनका स्ट्राइक रेट क्या होता है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है
अन्य महागठबंधन में अन्य घटक के तुलना में काफ़ी कम वीक था। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति, और ये यदि एक बात कहूँ राहुल जी, तो बिहार में एन का एम फैक्टर चला है एनडीए के पक्ष में। एक नजर डाल लेते हैं वोट वाइब और एक्सेस माई इंडिया के आंकड़ों में क्या फर्क है और क्या समानता है। अगर हम वोट वाइब के डेटा को देखते हैं एक्सेस से तुलना करते हुए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महिलाओं में वोट कहाँ पड़ा। 48.5% वोट एनडीए के लिए, 37.5% वोट गठबंधन के लिए, ये वोट वाइब का अनुमान है। और जेएसपी के लिए 5.5% वोट, यानी प्रशांत किशोर के लिए। इसके बाद अगर हम अगला डेटा देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि वहाँ पर पुरुषों में गठबंधन की लीड है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एक फासला बता रहे हैं, करीब 11% का फासला दे रहे हैं एनडीए के पक्ष में महिलाओं का वोट, जबकि प्रदीप गुप्ता केवल 5% का गैप बता रहे थे। प्रदीप गुप्ता बता रहे थे कि 5% का गैप है, वोट वाइब बता रहा है कि 11% का। जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि युवाओं में किस तरह से वोट पड़ा, तो 43.9% गठबंधन के लिए और 42.4% एनडीए के लिए। अगर हम 20 से 29 साल की उम्र के बीच युवाओं को देखते हैं तो 44% गठबंधन के लिए और 37% एनडीए के लिए। कहीं ना कहीं अलग अलग सर्वेज में जो बात निकल के आ रही है जयमृग, वो ये है कि युवाओं के बीच में तेजस्वी कहें या गठबंधन कहें, उनके प्रति झुकाव ज्यादा रहा। महिलाओं के बीच में एनडीए के प्रति, नीतीश कुमार मोदी के प्रति झुकाव ज्यादा रहा। मुझे वोट वाइब का डेटा बहुत रीजनेबल एंड गुड लग रहा है, बिकॉज द वे ही एक्सप्लेन्ड इट आउट कि एक 12% का गैप कन्वर्ट्स टू अ 6% लीड, एंड देन यू डिड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द लीड अमंग्स मेन। आई थिंक दैट इज मोस्ट परफेक्ट सेफोलॉजी। कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तिवारी फॉर दैट। अब इस पे मेरे जो दो विचार है, महिलाओं, ये इस तरीके की लीड हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी देखी है महिलाओं के बीच। द डेटा डजंट सरप्राइज मी। जो तरुण पीढ़ी की बात है कि व्हाई दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एमजीपी। बहुत सालों पहले हमने कश्मीर में सर्वे किया था, व्हेन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द रूलिंग पार्टी, पीडीपी वाज द ऑपोजिशन, एंड अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड। The younger the population, they were more favorable to the PDP, the older more favorable to the NC. तो बिल्कुल उसके जैसा। अजीत झा, तो ये कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि तेजस्वी का ये जो दो सर्वेज है उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रेज तो नजर आ ही रहा है। दो चीज, एक तो जो आपने जो कहा राहुल कि तेजस्वी का यूथ के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी अभी भी है, वो दूसरा जो मुझे लार्जर पॉइंट लग रहा है कि हमेशा हम कहते थे कि बिहार का जो गणित है वो कास्ट के ऊपर होता है, जाति के ऊपर। ये दिखा रहा है कि असली वेरिएशन है औरत, मर्द और यंगस्टर एंड ओल्ड। तो ये जो पर ऐसा है क्या? क्योंकि ये कहना कि अमिताभ तिवारी बिहार जाति के ऊपर किसी और फैक्टर पर वोट दे रहा है, अगर इस तरह का एनालिसिस हो, क्या वो सही होगा या गलत? आपको भी लगता है कि करीब कम से कम 10 में से 8 या 9 वोटर तो जाति के ही आधार पर वोट दे रहे हैं? ये साधारण तौर पे धारणा रही है, क्या आपको वो बदलती नजर आ रही है कुछ हद तक? नहीं, मुझे लगता है 8 से 9 तो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक स्टडी भी देखेंगे, उसके हिसाब से 57% लोग बिहार में अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। यानी मान लेते हैं 6 में से 10 में से 6, तो 4 लोग तो अभी भी विकास या फिर अपने बेनिफिशियरी स्टेटस या लीडरशिप या मुद्दों, इसके बेसिस पे वोट करते हैं। और ऑल इंडिया एवरेज 55% है। तो उसके हिसाब से बिहार में कोई जातिवादी या जाति के हिसाब से वोटिंग कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई नहीं है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और चर्चा इसकी ज्यादा जरूर होती है कहीं ना कहीं। 43% लोग अभी भी दूसरे मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। और आप जो टर्नआउट की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है राहुल जी, कि इस बार पहले इलेक्शनों में महिला टर्नआउट ज्यादा होता है पुरुषों से, फिर भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट महिलाओं का हमेशा पुरुषों से कम रहता था। इस बार एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट भी महिलाओं का 4 लाख अधिक है पुरुषों से। यानी लगभग 2000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाओं का पुरुषों से अधिक है। अगर आप यही 2020 का ट्रेंड देखेंगे, उस समय लगभग आधे सीटों पर महिलाओं का वोट यानी एब्सोल्यूट वोट्स कास्ट पुरुषों से अधिक था। चलिए, 2 वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय चौधरी जो कि मंत्री हैं बिहार की सरकार में, जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता हैं और साथ ही साथ चुनावी आंकड़ों के विशेषज्ञ भी हैं।
विजय जी, जो डेटा बता रहा है वो ये कि चुनाव शायद इतना एक तरफा नहीं था जितना कि एनडीए को उम्मीद है। रुचि बनी रहेगी फाइनल रिजल्ट्स में, लेकिन अभी भी आप आगे हैं। लेकिन जब से एक्सेस का और वोट वाइप का डेटा आया है, क्या थोड़ी सी टेंशन विजय जी बढ़ गई है कि उतनी आसान नहीं है ये डगर जितनी पहले लग रही थी? बिल्कुल टेंशन नहीं बढ़ी है राहुल जी। हम लोग तो अपनी राह खुद बनाते हैं और हम लोगों की राह नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं ये उस पर आधारित है। ये कोई आपके एग्जिट पोल के आंकड़े या आपके विश्लेषण पर आधारित तो हमारी राह रहती नहीं है। हमारी राह तो अपनी उपलब्धियों पर बनती है और जिससे बिहार की जनता जो उसको अप्रिशिएट करती है और उसी के कारण हमारी सरकार बनती है। जीवीएल नरसिम्हा राव, आप परसों आए थे हमारे पास एनडीटीवी पर। उस दिन तो बीजेपी की बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी लहर थी उस टाइम के पोल्स के हिसाब से। अब जो नए पोल आए हैं वो कह रहे हैं कि जीत तो हो रही है लेकिन शायद उतनी बड़ी जीत नहीं है जितनी की पहले लग रही थी। आप म्यूट पे हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राहुल, आपको मैं आंकड़ों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूं। शायद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए मैं आपका और सभी एनालिस्ट का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2000 में जब आरजेडी की बड़ी जीत हुई थी उस समय 62% मतदान हुआ था, बट लेकिन उसमें मेल फीमेल के आंकड़ा को आप देखेंगे, मेल प्रतिशत 71%, हाईएस्ट एवर 71% मेल टर्नआउट एंड 53% फीमेल टर्नआउट। ये 2000 की आंकड़ा जब आरजेडी ने बड़ी जीत हासिल की। जैसा आरजेडी का प्रभाव घटता गया बिहार में, महिलाओं का मतदान बढ़ता गया और आरजेडी का घटता गया। ये ट्रेंड है, मैं आपको आंकड़े के जरिए समझाता हूं। 2005 में 2010 में, क्योंकि जो 5 साल जब नीतीश की सरकार की कार्यकाल पूरा हुआ, एनडीए की सरकार पूरा हुआ, मेल टर्नआउट 51, फीमेल टर्नआउट 54, 3% महिलाओं का मतदान बढ़ा है। और अगले चुनाव 53 मेल टर्नआउट, 60% फीमेल टर्नआउट, यानी 7% महिलाओं का मतदान ज्यादा। उसके बाद 54-60। सो लगातार जैसा आरजेडी का प्रभाव घटता गया, महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा। नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि महिलाएं तो वोट दे रही हैं, लेकिन युवाओं के बीच में आपका जो जन आधार है वो पोल में क्यों कम होता जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अजीत झा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अजीत जी। नरसिम्हा राव जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि पिछले चुनाव में 2020 में भाजपा का जो नंबर्स था वो बहुत ज़्यादा था, जदयू का बहुत कम, 43-44 था करीब जदयू का। इस बार जो है पलट गया पूरा बाजी। इस बार लग रहा है जदयू आगे बढ़ गया और भाजपा खिसक रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, जरा आप बताइए कि क्या हुआ। कि ये तो समझ में आ रहा है कि नीतीश जी के लिए पूरा सिंपैथी वेव है औरतों में, पर भाजपा का नंबर्स क्यों घटने लगा, जबकि आप लोग 101 दोनों बराबरी पर थे। या जी, ये हम कल अंतिम परिणाम आएंगे उसके बाद इसका भी चर्चा करेंगे, बट लेकिन हम घटक दल हैं, बराबर की संख्या में सीटें लड़ रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में सीटें जीतने की संभावना है। कभी पिछले बार क्यों जदयू का परफॉर्मेंस कम रहा हमसे, आप उसके कारण जानते हैं। एनडीए में एक घटक दल अलग से लड़ने के कारण उनका स्वाभाविक रूप से उनके ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बार हमारा अनुमान है कि लगभग सभी दोनों प्रमुख दलों की, हम दोनों की स्ट्राइक रेट एक जैसा रहेगा। बट लेकिन एक फैक्टर जरूर है, हमारा विधायकों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए जो स्थानीय इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि इस चुनाव में मैंने उस दिन भी आपको बताया था 2 दिन पहले, कोई एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में नहीं है। सरकार के विरोध, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, लोग दोनों सरकारों से बेहद खुश है
मोदी सरकार के, मोदी जी के सहयोग के कारण जिस कदर विकास हुआ उसको लेकर लोग चलिए, बहुत अच्छी तरह पप्पू से यादव जी भी प्रभावित हैं। हमारे साथ जुड़ गए लेकिन हैं। पप्पू यादव के साथ बुलेट की सवारी की थी पूर्णिया में। पप्पू जी, स्वागत है आपका। वो जो आपने चीज डोसा खिलाया था मुझे अभी भी याद है। ये बताइए कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। जी जी, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपका साथ कुछ पल रह करके अच्छा लगता है। हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा लगता है। पूर्णिया में आपका रौब क्या है हमने खूब देखा। चलिए ये बताइए कि सीमांचल में जो एक्सिस माई इंडिया का डेटा है वो कह रहा है कि बाकी क्षेत्रों में तो एमजीबी पीछे है, लेकिन सीमांचल में प्रदीप गुप्ता और एक्सिस माई इंडिया की टीम गठबंधन को आगे दिखा रही है। ऐसा क्या रहा कि सीमांचल में तो आप लोग आगे निकल गए लेकिन बाकी क्षेत्रों में आप पीछे हैं? देखिए, एक बात बोलूं राहुल जी, मैं अभी सुन रहा था इन लोग की कथनी बीजेपी की। देखिए, बीजेपी कभी मुद्दों पर विकास पे बात ही नहीं करती है। हमेशा नफरत, हमेशा बंटवारा। नीतीश जी को तो चलिए लास्ट दया के पात्र बन गए। अगले बार नीतीश जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा थी, लेकिन इन्हीं के हनुमान ने नीतीश कुमार जी की सीट को कम कर दिया। बीजेपी की सीट इस जन्म में क्या कई जन्म में नीतीश जी से ज्यादा सीट कभी नहीं आएगी। देखिए, बीजेपी आया था को आदिवासी, दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग अपना आइडियोलॉजिकल और सिद्धांतिक, आप उठा करके देखिए अभी कितने टिकट इन लोगों ने, बीजेपी ने ऊंची जात के कैंडिडेट को दिया है। नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को टिकट कितने दिया है, इसको देखिए। ये कोई माने ना माने, लेकिन बिहार के परिणाम में मूंछ का सवाल रहेगा कि बीजेपी आगे रहती है या जेडीयू। ऋषि मिश्रा सवाल करना चाहते हैं। बात तो पप्पू यादव जी से सवाल है दोस्त, एक सवाल पप्पू यादव जी से, विजय चौधरी जी से है। पप्पू यादव जी, आपके नेता राहुल गांधी बात करते हैं ईबीसी, दलित, महादलित, हमसे पूछ लीजिए। आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं ना, कांग्रेस को समर्थन करते हैं ना, राहुल गांधी आपके नेता हैं, तो आप राहुल गांधी तो हमसे पहले बात महादलित की बात करते हैं। बिहार में 60 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 19 फॉरवर्ड को टिकट दिया है, कितने ईबीसी को आपने टिकट दिया है, कितने महादलित को टिकट दिया है। और हालात ये हैं कि आप अपने 60 कैंडिडेट को उनके हालात में छोड़ दिए हैं। जो विधानसभा के प्रभारी है, एक दिन के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में रुके तक नहीं है। चलिए जवाब देने दीजिए पप्पू जी को कि आप तो लड़े, बाकियों का क्या? देखिए, ये कौन बंधु है हमको नहीं पता, कितना कथा, कितना ज्ञान है इनको क्षेत्र का। 7 बार इनके संसदीय जीवन, इनके संसदीय से हम आते नहीं हैं और इनके कृपा से नहीं आते हैं। हमने कितना टिकट दिया अत्यंत पिछड़ी जाति को, पहले तो मैं इनको ज्ञान दे दूं। हम सरिता पासवान को, पूनम पासवान को हम अगल बगल का ही ज्ञान दे देते हैं इनको। बगल में संतोष कुशवाहा, बगल में सुबोध मंडल, बगल में मनोज विश्वास फारबिसगंज में। इस तरीके से हम आ जाइए चनपटिया, आ जाइए श्याम बिहारी प्रसाद जी रक्सौल, आ जाइए वाल्मीकि नगर, आ जाइए अत्यंत पिछड़ी नौतन। उसके बाद यदि मैं देखिए, हम रियल में चुनाव जो है गठबंधन यदि की बात आप करिएगा तो 11 सीट पर हमारा फ्रेंडली फाइट हो गया। हम 53 पर सही तरीके से हमको आए और 53 में 21 सीट ऐसी है जिस पर कभी आरजेडी चुनाव नहीं लड़ी। हम 32 और 30 सीटों पर चुनाव, लगभग 36, 33, 34 पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी की आलोचना के लिए बैठा हुआ हूँ। हमसे राहुल जी ने सीमांचल की बात पूछी और हम तर्क की बात ही करेंगे, हम थेटरलॉजी में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि फारबिसगंज देखिएगा, कल हम जीतेंगे, क्योंकि हमने अत्यंत पिछड़ी जाति
को हमने टिकट दिया। सतीश के सिंह एक सवाल हम करना चाहते हैं। सतीश जी आकर के अररिया मेरी जी सतीश के सिंह बोल रहा हूं पप्पू जी, और मेरा सवाल विजय चौधरी जी से भी है, दोनों से है। पहला सवाल पप्पू जी से, आपकी आवाज में ये लग रहा है, मेरी बात कर लीजिए, पप्पू जी से पूछ लीजिए। हाँ आप ही से कर लेते हैं। पप्पू जी आप में कमी क्या रह गई? महागठबंधन, आप स्पष्टवादी हैं, क्या महागठबंधन ये लगता है कि जानबूझ के चुनाव हार गई? आपसे क्या गलती हुई? मैं ऐसे एजम्पशन कर रहा हूं कि आप हार जाए तो क्या गलतियां हुई? गलती हुई है कि हम, गलती पहली हुई कि फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है, हम 11 सीट जो जीतने वाले थे उसको गंवा दिए। गलती हुई है कि हमें 2 महीना पहले तय करनी चाहिए थी और 2 महीना पहले तय करके क्षेत्र जाना चाहिए था। हम अंतिम दिन भी नहीं निकले और अंतिम दिनों तक सीट का बंटवारा करते रहे और जगह जगह पर हम सीट देते रहे। तीसरी गलती हमसे हुई कि जब आम आदमी गणेश परिक्रमा करता रहेगा सीट के लिए दिल्ली पटना, तो वो चुनाव कब लड़ेगा। चौथी गलती हमारी यह है कि जो हमारे घटक हैं, जो 143 चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 56 यादव की सीट देनी ही नहीं चाहिए, वो सही नहीं था। नीतीश कुमार जी या अखिलेश यादव जी से हमको सीखने की ज़रूरत थी। पांचवी गलती हमारी यह है कि आप कांग्रेस को 3 ठो नालंदा दे देते हैं, 2 ठो पटना दे देते हैं, बेतिया दे देते हैं, गया दे देते हैं, आप कांग्रेस को वो सीट देते हैं। हमने पहले भी कहा कि हर कीमत पर कांग्रेस पर सभी जाति के वोट बढ़ते हैं। जैसे जाले में ऋषि मिश्रा जी हमने को टिकट दिया, हम बेनीपट्टी में टिकट दिए, देखिएगा हम जीतेंगे, जाले देखिएगा हम जीतेंगे। इस तरीके से हमने जो एक अच्छे लोगों को, अच्छी टीम, सभी जगह आपको आश्चर्य होगा कि हर कीमत पर जो अन्य जाति के लोग हैं उसकी वोट की जो शिफ्टिंग है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई नेता चुनाव के नतीजे आने से पहले गलतियां मान ले। पप्पू जी ने बड़ी बात की है। आपके चैनल पर ये बात आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी गूंज हो जाएगी पप्पू यादव के इस बयान का। आपको यादव ने हार मानी है, इसको कहा जा सकता है, और गलतियों की बौछार लगा दी है महागठबंधन में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, एक बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं उनकी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की। बीजेपी को तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है अत्यंत पिछड़ी जात के लोग, मेरा वो छोड़ दीजिए। मेरा दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं 17% यादव समाज से हूं और इस बार पान, ततमा, शर्मा समाज और गोरी और बीन, नुनिया, डॉक्टर बीन को, विपिन बीन को हमने टिकट दिया छातापुर। गोरी समाज के लोग 30-40%, मला, केवट जो अगले बार हमें नहीं दिया था इस बार दिया। लगभग ततमा, शर्मा, पान समाज के लोग हमको 80% टिकट दिया। इस बार एक्सेप्ट किया है आरजेडी को भी और हमको भी। अत्यंत पिछड़ी जाति आप जुड़े हमारे साथ, हमेशा करती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमेशा आते हैं, रंग बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं, बहुत बड़ी बात बोल गए भाई। मैं एक और न्यूज आपके मार्फत आपके चैनल से निकलवाना चाहता हूँ। बोलिए। विजय बाबू नमस्ते। वो थैंक यू बोल देते पप्पू जी को कि आप जुड़े, कल फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। विजय बाबू नमस्ते जी, मेरा नाम सतीश है। विजय बाबू आपसे स्पष्ट भी जवाब चाहूंगा, जैसा पप्पू यादव ने अपना एक तरह से हार माना है, आपकी तरफ से क्या गलती हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के चेहरा को न घोषित करके एक गलती की? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का चेहरा आगे नहीं रखा, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री ने हमेशा अपने भाषणों में बिहार में जब भी चुनाव अभियान में आए कहा कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, और उनके सारे यहाँ के नेताओं ने कहा है कि अगले मुख्यमंत्री भी वो होंगे। विजय चौधरी जी, कुछ तस्वीरें आई नीतीश जी कल, 2 तस्वीरें आई।
एक में वो टोपी पहन रहे थे, मज़ार में जा रहे थे, तो एक उसकी तस्वीर आई और दूसरी आई कि वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि बिहार का टाइगर अभी जिंदा है। ये मैसेज भी गया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने और जेडीयू ने कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों में ये साबित किया कि अभी भी रुतबा बिहार में उनका है। ये हैं वो तस्वीरें, टाइगर अभी जिंदा है, पटना में ये लगी हैं। नीतीश कुमार का ये पोस्टर कि टाइगर अभी जिंदा है, दिलचस्प है ये। हमारे साथ आशीष रंजन जुड़ गए हैं। आशीष रंजन डेल्स नाम की संस्था चलाते हैं, तमाम सर्वेज हमने देखे। डेल्स के सर्वे की खास बात यह है कि इसमें भी बहुत ही टाइट फाइट आशीष और उनकी टीम बता रही है कि बिहार में हुई है। तो आप बताइए आशीष कि जो डेल्स का सर्वे हुआ उसमें आपने क्या ऐसा पाया जिसको देख के आपको लगा कि बिहार में कल जो मतदान जो काउंटिंग होगी उसमें टाइट फाइट नजर आएगी? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है, नमस्ते राहुल जी और एनडीटीवी को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, डेटा एक्शन लैब फॉर इमर्जिंग सोसाइटीज ने एक सर्टिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के तहत 8000 लोगों के बीच जो सर्वे किया है बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाके, उसके जो बड़े फाइंडिंग्स आए वो ये कि कमोबे जो है कि काफी नजदीकी मुकाबला है दोनों गठबंधनों के बीच में और सिर्फ 0.2% का गैप। आप तो गठबंधन को आगे दिखा रहे हैं, मतलब आपके यहाँ पे गंगा जी की दिशा उल्टी है। दिशा उल्टी होंगी गंगा जी की या नहीं वो तो कल पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो हमारी टीम ने जो डेटा रखा है उसमें यह है कि हम एक कैविएट है कि 1.8% का मार्जिन ऑफ एरर है हमारा। तो ये जो है मोटा मोटी हम कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये काफी ओपन फाइट है, ये किसी भी तरह टिल्ट हो सकती है। लेकिन जो हमारे आंकड़ों में आए हैं वो एमजीपी को फेवर करते हैं। नहीं तो आपके हिसाब से अगर 41.4 बनाम 41.6 है तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स यादव मुसलमानों का रहता है उसके हिसाब से क्या आपको ये लगता है कि गठबंधन कल आगे भी हो सकता है सीट शेयर में? होने की संभावना है क्योंकि एमओआई जो कॉम्बिनेशन है उसका कंसंट्रेशन काफी है। मैं खुद भी फील्ड में रहता हूं, आप भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बार 2020 का कंटिन्यूएशन हुआ है। जब मैं कह रहा हूं कंटिन्यूएशन का तो इसका मतलब यह है कि जो एमजीबी अलायंस है जो एमओआई के इर्द गिर्द दबी रहती थी वो उस दायरे से धीरे धीरे बाहर आ रही है। 2020 का विधानसभा चुनाव सैंपल साइज कितना है? क्योंकि आप इकलौते ऐसे पोलस्टर हैं जो कह रहे हैं कि गठबंधन कल आगे रहने वाला है। अगर रहा तो ये जो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम है खूब खोज के आपको तिलकुट की मिठाई खिलाएगी, और अगर नहीं तो बाबू देख लीजिए अपना। आशीष, गंगा वापस आना मुश्किल होने वाला है, जीवीएल पकड़ेंगे आपको फिर। देखिए जो भी इस फील्ड में है वो जानते हैं भली भांति कि ये सबसे टफेस्ट वर्क है क्योंकि इसका जो है बाकी चीजों के तुलना में लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। 2-1 दिनों में पता चल जाता है कि भाई कौन कितने पानी में है। तो हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं मोटे तौर पे जो दो मेरी अपनी हंच है वो ये है कि जो पिछले एक हफ्ता से मैं खुद भी घूम रहा हूँ बिहार में, ये काफी नजदीकी मुकाबला है। नहीं, नजदीकी मुकाबला ये तो साबित हो गया पोल्स में, लेकिन आप गठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। आपने क्या ऐसा देखा जिसके आधार पे आपको लग रहा है कि गठबंधन कल आगे होगा? इसमें दो चीजें हैं। एक जो और भी सर्वे बता रहे हैं वो है युवाओं के बीच में थोड़ा सा महागठबंधन का ग्राफ बढ़ा है, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर और जो 25 के आसपास के जो एज ग्रुप के लोग। दूसरी जो चीज है वो ये है जो सिग्निफिकेंट एक ईबीसी का जो ब्लॉक है, करीब 36% ईबीसी है, लेकिन उसमें से 10% मुस्लिम ईबीसी है। उसके बाद जो 26% ईबीसी है उसमें तकमा तांती, मल्लाहों की और नूनिया समुदाय, इन तीनों को मिला दें तो करीब 8% की आबादी बनती है, 7 से 8 की। अरे जीवीएल ये क्या हो रहा है? शुरुआती सर्वे दिखा रहे हैं कि आप छक्के पे छक्का मार रहे हो। जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, हम लोग वोटों की गिनती की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं वहां तो दिशा बदलती जा रही है। क्या हो रहा है? ये कहानी में ट्विस्ट कहां से आई जीवीएल? देखो, कोई ट्विस्ट नहीं है क्योंकि चुनाव तो पोलिंग तो कल ही खत्म हो गया था, परसों ही खत्म हो गया। सर्वेज अलग अलग सर्वेज आ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन भी सुन लीजिए राहुल, क्योंकि कल मौका शायद मिलेगा आपसे मिलने का डिबेट के दौरान। यह चुनाव मैंने 2 दिन पहले कहा, ये कोई आम चुनाव नहीं है। इतनी पॉजिटिविटी है केंद्र सरकार राज्य सरकार को लेकर, कहीं भी किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। तो इसलिए ये भी से ऐसा है वो भी से ऐसा है, कुछ नहीं है, सभी खुश हैं।
तो ये चुनाव यदि एमएलए स्तर का चुनाव रहेगा जहां लोकल फैक्टर्स के आधार पर भी वोट करेंगे, ये एग्जिट पोल्स के अनुमान सही होगा 150 10 प्लस माइनस 10। यदि ये लोकल फैक्टर्स को ओवरकम करके लोग वोट करते हैं, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, कल बात करेंगे। ये 100 150 160 तक भी नहीं रुकने वाला है, बहुत आगे जा सकती है यदि ये स्थानीय छोटे छोटे फैक्टर काम नहीं किए। यदि एमएलए लेवल इनकम्बेंसी हावी होता है तो 150 प्लस माइनस 10 का होने की संभावना है। अदरवाइज कल शाम को पता चलेगा कि गंगा जी में कौन सा जो पोलस्टर है वो तैर रहा है और कौन डूब रहा है। इसीलिए हमने पंगा नहीं लिया, हमने सारे पोल दिखा दिए कि कोई ना कोई तो इनमें से सही होगा ही, दोनों साइड। लेकिन अशोक जी, ये तस्वीरें आई हैं जिसमें नीतीश जी को टोपी दी जा रही है, वो टोपी पहन रहे हैं। अब सवाल ये आपने देखा होगा बिहार में खूब पूछा जा रहा है, कहीं टोपी ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी? अगर कहीं पे ये बात आई कि भाई नीतीश जी को नहीं बनाया जा रहा सीएम, तो कहीं टोपी ट्रांसफर की बात तो नहीं आ जाएगी? राहुल जी थोड़ा आशीष से एक सवाल करें क्या? अशोक जी, विजय जी, आपको आवाज आ रही है? विजय चौधरी साहब, आवाज तो आ रही है, लेकिन आप हमसे अरे लेकिन आवाज राहुल जी आपकी आ रही है, लेकिन आप हमसे कुछ पूछ कहाँ रहे हैं? नहीं, हमने आपसे पूछा ना, ये जो तस्वीरें आई आपने देखी होंगी, वो एक पहन के घूम रहे हैं, साफा टोपी तो पहन के घूम रहे हैं, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी नहीं, ये हम आपको बता देते हैं राहुल जी। नहीं राहुल जी, पहले हम आपको बता दें कि कल जिस वक्त की तस्वीरें आप बता रहे हैं, जी जी, उस वक्त मैं उनके साथ था बेशक, और हम लोग सबसे पहले पटना के हनुमान मंदिर में गए थे, वहाँ पूजा अर्चना भी की थी। उसके बाद हम लोग पटना साहिब के गुरुद्वारे में गए थे, वहाँ हमने अरदास भी किया था। और उसके बाद जो पीर जलाल शाह का जो मज़ार है, उस पर भी हम लोगों ने दुआ मांगी थी। और तीसरी बात अंत में ये बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के तो जो संकेत हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने जो ईश्वर का आभार प्रकट किया है, वो मुख्य रूप से था कि दोनों चरण के चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विवाद, बेशक इस पर जरूर ध्यान दीजिए, निर्विवाद, क्योंकि शुरुआत से ही काफ़ी विवाद खड़े करने की कोशिश की गई थी। चुनाव प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, जब वोटर लिस्ट ही एसआईआर के बाद तैयार हो रहा था, उसी समय अनेक विवाद खड़े हुए थे और वोट चोरी और क्या क्या न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए, बिना किसी विवाद के चुनाव हुआ। अजीत झा, आप सवाल करना चाहते हैं? अजीत जी, क्योंकि विजय जी, अजीत कुमार झा बोल रहा हूँ, नमस्कार। राहुल ने जो सवाल पूछा उसी में जोड़ रहा हूँ। हमें तो पता चला कि जदयू के बीच घमासान है। एक तरफ वो लोग हैं जो पुराने सोशलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी छोड़ के एनडीए को महागठबंधन के तरफ जाएं, और कुछ लोग आप ऐसे ही लड़ाई करा रहे हैं, बताइए। और कुछ लोग आप लोग हैं जो कह रहे हैं कि ना आप जो है एनडीए के साथ रहें, आपका नाम है, संजय झा का नाम है। ये लोग माने जाते हैं कि ये एक तरह से फेवर कर रहे हैं, एनडीए के साथ रहें। तो ये क्या घमासान सच में चल रहा है भीतर में? इसमें अजीत जी ये बता दें आपको कि न जदयू में घमासान है, न कोई इसमें दो ग्रुप है। ये सारा घमासान और सारा ग्रुपिज्म आप लोग मीडिया के माध्यम से ही सृजित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि जदयू में हो नहीं पाता है। विजय जी कह रहे हैं कि स्टूडियो में ही घमासान है, जो है जमीन पे कुछ नहीं है, अलायंस में कुछ नहीं है। बद्री नारायण साहब सवाल करना चाहते हैं जी। मैं आशीष से सवाल करना चाहता हूं। आशीष ने भी जो व्याख्या की, मुझे लगता है आशीष, उसमें एक समस्या ये है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि एमवाई गठबंधन में के साथ जो जुड़ाव हुआ अन्य जातियों का ईबीसी में, और आप उसमें मल्लाह का दे रहे हैं, तो जातियों का हम लोग मानते हैं, जो भी कास्ट को स्टडी करता है, कि उनका एक सोशल हैबिटस, हिस्टोरिकल सोशल हैबिटस होता है जो लंबे समय तक उनके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करता है। जैसे मल्लाह है,
तो मल्लाह का एक हिंदुत्व साइकी की तरफ झुकाव बहुत गहरा है। वो उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, हर जगह। तो वो एक आपके सहनी के वोट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित करने से, वो भी चुनाव के वोटिंग के कुछ दिन पहले, कितना असर पड़ा होगा ये कहना मुश्किल। दूसरा, जो आपने ईबीसी में जो माइक्रो छोटे कम्युनिटीज, पनेरी, तत्वा, इन सब की चर्चा करी, इसमें भी जहाँ जहाँ ये पूरे उत्तर बिहार में फैली हुई जातियाँ नहीं हैं, कुछ सेक्टर में हैं ये, और उनमें भी आईपी शर्मा वगैरह के वाले में थोड़ा असर पड़ जाए, लेकिन और जगह असर पड़ता हुआ ग्रास रूट पे तो दिखाई नहीं पड़ा। हम लोग भी गए थे, तो मुझे लगता है कि इस एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपको तो रीथिंक करना पड़ेगा कि सिर्फ एक पार्टी को या उस नेता को सीट दे देने से पूरी कम्युनिटी एक साथ चली आएगी आपकी तरफ, जिसका कि हिस्टोरिकल जो हैबिटस है, एटीट्यूड है वोटिंग का, वो ऐसा नहीं है। आशीष। धन्यवाद सर। पहले तो आप सीनियर हैं, आपके जो तर्क हैं वो मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे, लेकिन दो चीजें ऑब्जर्वेशन में अपने आपको बताऊं। तत्मा ताती का 13 अप्रैल को गांधी मैदान में तत्मा ताती का एक आंदोलन चला था। उससे पहले 2 दिन पहले जन स्वराज के लिए थी। मैं दोनों को गांधी मैदान में करीब से, जन स्वराज की पार्टी की जो रैली थी वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज थी, और तत्मा ताती का जो आंदोलन था वो ऑर्गेनिक था। और मैं क्यों ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ इसमें ये देखिए, तत्मा ताती बिल्कुल सही बात है, ये लोग एनडीए का सपोर्ट बेच रहे हैं, लेकिन और नीतीश कुमार जी के दौर में तत्मा ताती कम्युनिटी को 580 के अंदर एससी कम्युनिटी के अंदर रखा गया था। लेकिन जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसमें उनको फिर से ईबीसी मिला। जो उस रैली में लोगों से बात करने पे जो हमें मिला, और वो चीजें थी कि वो उनके अंदर एक प्रतिनिधित्व की भूख थी। उनका तर्क ये था कि चूंकि हमारा प्रतिनिधि जो है लोकसभा में या विधानसभा में कहीं नहीं है, इसीलिए हमारी आवाज को कोई बुलंद नहीं कर पा रहा। यही चीजें ग्राउंड पे हम जब देखें, और मुझे जो लगता है स्केल के मामले में चाहे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है तत्मा ताती जो खासकर आपको कोशी के रीजन में, फिर उसके बाद आपके मिथिलांचल मधुबनी के रीजन में, ये सब जगह ठीक ठाक संख्या में है, उनका एक गोलबंदी हुई है। रही बात मल्लाहों की, इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ट्रेडिशनली वो आरएसएस के, संघ के ज्यादा सपोर्ट बेस में रहे हैं, मेंटली अभी वो है, उसमें वो टिल्ट मैं नहीं देखा हूं जो तत्मा ताती के अंदर है। टू बी फ्रैंक, उसमें भी महिलाओं जी सवाल करना चाहता हूं। जी, मेरा सवाल विजय चौधरी जी से है। विजय चौधरी जी, देखिए पूरे बिहार में जो एग्जिट पोल का जो ट्रेंड है, उसमें एम फैक्टर जो है, एम फैक्टर यानी महिलाओं का जो झुकाव है जेडीयू की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ अधिक देखने को मिला है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो जेडीयू 101 में से सिर्फ 13 महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये एक तरफ तो आप महिलाओं के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो सिर्फ 13 लोगों को जेडीयू ने टिकट दिया है। जी, ये अहम सवाल है, जवाब दीजिए। विजय चौधरी जी से मेरा सवाल है। विजय जी, ये हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि कम से कम राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में आपने एम को का मतलब महिला से भी जोड़ा, नहीं तो एम वाई का मतलब कुछ दूसरा ही हो जाता था, और इसके लिए आपको धन्यवाद है। और हमने टिकट जहाँ से भी उनकी जीतने की संभावना थी वहाँ जरूर दिया है, आगे हम लोग और बढ़ाने वाले। और सबसे बड़ी बात जो नरसिम्हा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है उसका असर आपको महिला के वोटिंग टर्नआउट में भी दिखता है। बिहार में आप देखिए कि पिछले जो 20 वर्षों में 2005 से लेकर 2025 में जो महिलाओं का जो टर्नआउट है उसके प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है वो देखिए कि 1962 से 2005 तक का देख लीजिए, और उससे 1.5-2 गुना ज़्यादा हुआ है 2005 से 2025 तक में। ये समझिए कि ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम से सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली भी सशक्त बन रही है। चलिए विजय जी, नरसिम्हा राव, आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये साफ हो गया है कि सारे पोलस्टर्स ने मिलके जनता को कन्फ्यूजिया दिया है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि आखिरकार होगा क्या। इसके लिए सुबह से लेकर रात तक नतीजों की गिनती देखनी बहुत ज़रूरी है।
जयमृग ये बहुत क्लियर हो गया कि सारे पोल अगर एक दिशा में हो तो जनता बड़ी क्लियर रहती है कि क्या होने वाला है। जब पोल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो, हमें पोलस्टर्स को श्रेय देना चाहिए कल की हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। कंफ्यूज याद दिया, वोटरों को कंफ्यूज याद दिया, वोटरों को, दर्शकों को भी। जी, मेरा अनुभव ये कहता है आप कितनों कंफ्यूज जाए, न्यूज चैनल कितना कंफ्यूज जाए, पोलस्टर कितने कंफ्यूज जाए, जनता कभी कंफ्यूज नहीं कर रहती है। उनकी जो नैसर्गिक बुद्धि है उनसे आप जमीन पे बाहर जाके पूछ लीजिए, जितना क्लियर वो बताएंगे, हम लोग सिर्फ कंफ्यूज जाएंगे। चलिए, जानना है कि बिहार में काबा तो एनडीटीवी दिखावा। अरे वाह, क्या बात है। तो कंफ्यूजन कल सुबह से दूर होगा। तमाम नतीजे सबसे पहले, सबसे सटीक आप एनडीटीवी पर देखेंगे। आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। एनडीटीवी के न्यूज हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं मुकाबला बिहार का।